हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का भूगोल का, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। ठीक है जी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा होगा। जैसे आपने इस चैनल को यानी मेन पॉइंट स्टडी को सपोर्ट किया, वैसे आप उस चैनल को करना। ठीक है। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा आपने मेन पॉइंट स्टडी को। तो जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया उसको भी करना। ठीक है यार। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे जब भी मैं वहाँ पर कुछ अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है? ठीक है, आपको पता ही है, किसी कच्चे माल को एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करने को ही हम विनिर्माण कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार हम सर घर पे अगर जो शुभ लाभ होता है, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह, होली वगैरह आती है या दीपावली वगैरह आती है, तो हम घर पे टांगने के लिए ना वो शुभ लाभ वाला बनाते हैं, है ना जी। तो हमने वो बनाया, तो कच्चे माल यानी कागज़ से उसको एक फिनिश गुड्स में, एक मूल्यवान वस्तु में, जिसको हम घर के बाहर टांगते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो क्या वो भी विनिर्माण कहलाएगा? जी नहीं। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है जी। जैसे कि अगर मान लो आप कितने बनाओगे वो घर पर टांगने के लिए, 1 2 3, तो वो विनिर्माण नहीं कहलाएगा। बट अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये हज़ारों बनते हैं, शुभ लाभ वाले हज़ारों बनते हैं, तो वो एक विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ठंड में आपकी दादी या नानी आपके लिए स्वेटर बनाती है, तो वो 1 बनाती है, 2 बनाती है, 3 बनाती है, 4 या 5 बनाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। बट एक फैक्ट्री जहाँ पर क्या हो, स्वेटर ही स्वेटर बनते हो, ठीक है, एक दिन में हज़ारों स्वेटर बनते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। ठीक है जी। तो कच्चे पदार्थ को एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करने को ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, या वस्तु निर्माण कहते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, ठीक है, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, रेशों से कपड़ा बनाना। बट इन तीनों की कंडीशन ये है कि सारे के सारे लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे होने चाहिए। ठीक है। अगर आप खुद ही लकड़ी से कागज़ बना रहे हो, 1 कागज़ 2 कागज़ बनाए आपने, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। ठीक है। बट अगर वो आप बहुत बड़े लेवल पे एक फैक्ट्री में करते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। सेम गन्ने के साथ है, अगर आप खुद गन्ने से चीनी बनाते हो, 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी बनाते हो, तो वो विनिर्माण उद्योग नहीं कहलाएगा। बट अगर आप ये फैक्ट्री में करते हो बड़े लेवल पे, तो वो एक विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। और सेम रेशे का भी यही एग्जाम्पल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कि विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्रिया में आता है। आपको पता ही है, मैंने इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में बताया था आपको कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया क्या होती है। प्राथमिक में कृषि से रिलेटेड सारे के सारे काम आते हैं, द्वितीयक में फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड, और तृतीयक में सेवाएं वगैरह। तो ये जो निर्माण है, विनिर्माण उद्योग है, ये आपका द्वितीयक क्रिया में आता है। ठीक है जी। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण के उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ठीक है। वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक ताकतवर माना जाता है या डेवलप माना जाता है जहाँ पर विनिर्माण उद्योग ज़्यादा हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि जापान बहुत ज़्यादा डेवलप है, अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ जो हमारा चाइना है, वो भी हमारा तो नहीं है चाइना, बट चाइना भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या विनिर्माण उद्योग बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है विनिर्माण का महत्व, यानी विनिर्माण उद्योग के महत्व। तो क्या आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि जी विनिर्माण उद्योग के महत्व बताओ? बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि विनिर्माण उद्योग समानता विकास तथा आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझा जाता है। ठीक है जी। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझा जाता है क्योंकि विनिर्माण उद्योग से कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। देखो, विनिर्माण उद्योग से क्या होता है कि ना, बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई जाती है, ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं विनिर्माण उद्योग में, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारी कृषि को भी सहायता मिलती है। ठीक है। पहले जो काम बहुत सारे लोग मिलकर करते थे, अब एक ट्रैक्टर कर देता है, तो इससे हमारी कृषि का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। ठीक है। जिससे हमारी देश की आर्थिक उन्नति हो रही है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है कि विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। इसका मतलब पहले क्या होता था, ज़्यादातर लोग सिर्फ कृषि में कार्य करते थे, ठीक है, और उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। मान लो एक घर में 10 लोग रहते हैं, 5 जो है वो एक खेत में काम करते हैं और 100 किलो अनाज उगाते हैं। तो यार 10 लोग भी काम कर ले तब भी तो 100 किलो अनाज उगाएंगे, क्योंकि खेत तो उतना ही है ना, खेत तो उतना ही है, फसल तो उसमें उतनी उगेगी, तो उगेगी। तो इसलिए जो 5 बंदे हैं, अगर वो विनिर्माण उद्योग में कार्य कर ले तो उनके पास कुछ अर्निंग आ जाएगी। इसलिए जो विनिर्माण उद्योग है वो
लोगों की निर्भरता घटाता है कृषि से और उनको विनिर्माण उद्योग में कार्य मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है, जो लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, मतलब मान लो कृषि है, कृषि कोई कर रहा है तो 10 फैमिली मेंबर है, जो वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल, 10 फैमिली मेंबर है जो कृषि कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। ठीक है, लोगों को 10 लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको भूखा सोना पड़ रहा है, तो वो गरीब कहलाएंगे। बट अगर वो विनिर्माण उद्योग में काम करेंगे तो उनके पास पैसा वगैरह आएगा। ठीक है, और वो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट है, उद्योग की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। देखो, अगर आप गांव वाले इलाके में फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो उस गांव में क्या आएगी, बिजली भी आएगी, उन लोगों का भी विकास होगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय असमानता घटती है। मतलब वो सुविधा जो अब शहरों में मिलती है वो गांव में भी मिलने लगेगी अगर वहाँ पर उद्योग स्थापित कर दिए जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विनिर्माण द्वारा उत्पादित वस्तु से निर्यात बढ़ता है जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देखो जी, हमने देश के अंदर कुछ भी बनाया और वो दूसरी कंट्री में भेजा तो दूसरी कंट्री वाले हमें पैसे देंगे ना, वो अपनी करेंसी में देंगे, विदेशी मुद्रा में देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर अमेरिका में कोई चीज़ भेजते हो तो वो आपको रुपए में देंगे, ऐसा तो नहीं है, वो आपको डॉलर देंगे। तो विनिर्माण उद्योग से जो भी उत्पादित होती है वस्तुएं का जो निर्यात होता है, ऑब्वियस सी बात है, विनिर्माण उद्योग से जो वस्तुएं बनती है उनका निर्यात होता है और उससे क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वह देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। ठीक है, भारत के विकास के लिए विविध तथा शीघ्र औद्योगिक विकास की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि वही देश ज़्यादा विकसित माने जाते हैं जो किसी भी कच्चे माल को बहुत जल्दी तैयार माल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, भारत को अगर अधिक तेज गति से औद्योगिक विकास करना है ना तो उसे ऐसा ही करना पड़ेगा, उद्योग लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा विकास हो सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट है। ठीक है, कि हमारे जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कृषि का विकास होता है, इससे लोगों को आय मिलती है, गरीबी वगैरह बेरोजगारी ख़त्म होती है, पिछड़े क्षेत्रों में असमानता कम होती है। ठीक है, विदेशी मुद्रा आती है और साथ ही में अगर हम जल्दी जल्दी विकास करेंगे, जल्दी जल्दी कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट कर पाएंगे तो देश की प्रगति बहुत अच्छे से होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कृषि तथा उद्योग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कृषि तथा उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो ये देखो जी। देखो, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग ने कृषि के पैदावार को बढ़ाने में सहायता की है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, जो किसान कृषि करते हैं उनको क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, उनको पंप चाहिए सिंचाई करने के लिए, उर्वरक चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ बनती है, ये फैक्ट्री में बनती है, ये उद्योगों में बनती है। तो इसलिए जो कृषि है वो कहीं ना कहीं हमारे उद्योगों पर आश्रित है ना। जो किसान है उसको अगर अधिक फसल उगानी है या कृषि जल्दी से जल्दी करनी है तो उनको औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको फर्टिलाइज़र की, उनको कीटनाशकों की, दवाइयों की, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के औजारों की ज़रूरत पड़ेगी जो उन्हें कौन उपलब्ध कराएगा, उद्योग उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए जो कृषि है वो उद्योगों पे आश्रित है और जो उद्योग है वो भी कृषि पर आश्रित है। कैसे कि उद्योग में जो भी वस्तु बनती है ना वो कहाँ पर बेची जाती है, वो कृषि यानी किसानों को ही बेची जाती है। तो वस्तु को बेचने के लिए जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंडेंट है, समझ लो। अगर मान लो एक उद्योग है, ठीक है, जो कि बना रहा है कीटनाशक, अगर किसान उससे कीटनाशक खरीदे ही ना तो फिर क्या फ़ायदा, वो कहाँ बेचेगा, कहीं भी नहीं बेच पाएगा। तो इसीलिए उद्योग भी कृषि पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, और कृषि भी उद्योगों पर डिपेंडेंट है और आश्रित है। ठीक है जी, ये समझ आ गया कि कैसे हमारी कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है। ओके जी। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, यानी भारत की प्रगति में हमारे उद्योगों का क्या योगदान है। ओके, अगर मैं पिछले 2 दशकों की बात करूँ ना, यानी सिर्फ 20 साल की बात करूँ पीछे के, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उद्योगों का जो योगदान है ना वो 27% है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, ठीक ठाक है 27%, पर उसमें से तो 10% है ना वो खनिज खनन, गैस तथा विद्युत उद्योग का योगदान है, जो कि विनिर्माण उद्योग नहीं है। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, जिसमें कच्चे माल से क्या होता है, एक तैयार माल बनाया जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं मान लूँ विद्युत उद्योग में बिजली बनाई जाती है, तो बिजली बनाने के लिए कच्चा माल तो कुछ होता ही नहीं, वो तो पानी से टरबाइन से घूमता है तब बिजली बनती है। ठीक है, और हमारे खनिज खनन उद्योग हो गए, तो ज़मीन से जब हम कुछ निकालते हैं, खनिज वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह, सोना वगैरह निकालते हैं, तो वो आपका विनिर्माण उद्योग में थोड़ी ना आता है। तो यानी
हमारे भारत में टोटल सकल घरेलू उत्पाद में जो उद्योग का योगदान है वो 27% है, जिसमें से जो विनिर्माण उद्योग के अलावा जो उद्योग है ना उनका 10% है, और विनिर्माण उद्योग का सिर्फ और सिर्फ 17% है। विनिर्माण उद्योग यानी जो कच्चे माल से तैयार माल में कन्वर्ट करते हो वो उद्योग सिर्फ और सिर्फ 17% हमारे देश में जीडीपी का योगदान देते हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं। ठीक है जी। और जो कि ये 17% है ना, दूसरे जो देश है पूर्वी एशियाई के देश है उससे बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। भारत ने भी इस 17% को ज़्यादा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद कहते हैं, वो बनाया है ताकि इस 17% को बढ़ाया जा सके। इस 17% विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है हमारी जीडीपी में उसको ज़्यादा लाया जा सके, 25 से 35% लाया जा सके, जो कि पूर्वी एशियाई देशों से के बराबर है। ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों में 25 से 35% होता है। तो ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाया गया ना, ये इसलिए बनाया गया ताकि हमारे भारत में जो अभी विनिर्माण उद्योग का जो शेयर है वो 17% है, उसको भी 25 से 35% तक लाया जा सके। ओके जी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है औद्योगिक अवस्थिति। अब इसका मतलब क्या होता है? अब हमें समझ आ गया कि जी उद्योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उद्योग कहाँ लगाएं। अब एक सिंपल सीधी बात है, देखो आप उद्योग कहाँ लगाओगे, आप एक फैक्ट्री कहाँ लगाओगे जहाँ पर आपको क्या हो, कच्चा माल पास में मिल जाए, है ना। देखो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर आप एक उद्योग लगा रहे हो तो क्या आप देखोगे कि यार कच्चा माल मेरे को मिल जाए, मेरे को वहाँ पर लोग भी मिल जाए, ठीक है, जो मेरी फैक्ट्री में काम कर दे, और मेरे को क्या हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मेरे को एक चीनी की फैक्ट्री लगानी है तो मैं वो चीनी की फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा, जहाँ पर पास ही में गन्ना वगैरह उगता हो। ठीक है, अब गन्ना उगेगा तो जहाँ से गन्ना उगेगा तो मेरी फैक्ट्री में जल्दी से पहुँच पाएगा वो गन्ना, है ना। ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे मेरे को ट्रांसपोर्ट के। जहाँ पर गन्ना उगता है उसी के पास अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगा दूँ तो मेरे को गन्ना वगैरह मिल जाएगा जिससे मैं चीनी बना सकूँ। ठीक है, और मेरे को इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी ये सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, उद्योग की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है, और उद्योग की जब भी हम स्थापना करते हैं ना तो वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होती है। कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, श्रमिक पूंजी, शक्ति के संसाधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। यानी कि बंदा जब भी फैक्ट्री लगाता है ना तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रख कर ही लगाता है कि क्या मेरे को कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कहीं मेरे को कच्चा माल लेने के लिए बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, काम करने के लिए फैक्ट्री में, ठीक है, क्या वहाँ पर बिजली उपलब्ध होगी या नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रखकर ही हम क्या करते हैं, औद्योगिक अवस्थिति यानी जो उद्योगों की जो स्थापना होती है, ठीक है, मतलब इन सारे के सारे फैक्टर को दिमाग में रखकर ही हम उद्योगों की स्थापना करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इन सभी कारकों का एक जगह पर पाया जाना लगभग असंभव है। ऐसा नहीं है, देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक जगह बिजली मिल गई तो वहाँ पर लोग भी मिल पाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और मान लो अगर यहाँ पर आपको लोग मिल गए तो ज़रूरी नहीं है कि कच्चा माल उपलब्ध हो पाए। ठीक है, तो यानी सारी की सारे जो जितने भी फैक्टर हैं हमारे, जितने भी हमारे कारक हैं, वो सारी जगह एक जगह मिलना थोड़ा सा असंभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। देखो नगरीकरण का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप गांव के इलाके में फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो वो धीरे 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 वहाँ पर नगरीकरण होता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी बंदा फैक्ट्री लगाएगा, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, फिर जब बहुत सारी फैक्ट्री हो जाएगी तो बिजली भी आएगी, ठीक है, बिजली वगैरह आएगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ से आना जाना लगा रहेगा। तो इससे क्या होगा, उस एरिया का, उस गांव वाले एरिया का नगरीकरण हो जाएगा। ठीक है, वो अब गांव जो था पहले वो नगर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई बंदा नगर में लगाता है, ठीक है, अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाता है नगर में, शहर वाले इलाके में, तो वहाँ पर उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, बैंकिंग की, ठीक है, यानी मान लो उसको फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो बैंक से ले सकता है। साथ में बीमा वगैरह, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत उपलब्ध हो जाती है उससे शहरों में, ठीक है, और लोग मिल जाते हैं शहरों में उनको काम करने के लिए। वित्तीय सलाह मिल जाती है, फाइनेंशियल जो कंसल्टेंसी जो ग्रुप होते हैं वो मिल जाते हैं उनको कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदना चाहिए, यहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है जी। और जो आपका नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपका ये है
कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित होते हैं। मैंने आपको बताया कि नगर जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, ये सारी की सारी सुविधाएं देते हैं। इसी की वजह से ज़्यादातर लोग क्या हैं कि अपने उद्योगों को नगरों में ही लगाते हैं, जिससे समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या, देखो जब बहुत सारे उद्योग होते हैं आपस में एक जगह पर लगाए जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारी सुविधा मिलती है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो मैंने अपना जूते का उद्योग, एक फैक्ट्री लगाई अपनी, और उसी के पास है ना एक सोल की फैक्ट्री भी है। सोल क्या होता है, जो जूते का नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको सोल कहते हैं। अब मेरे को जूता बनाने के लिए मेरे को सोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, दूर जाने की जगह अपने साथ वाली फैक्ट्री से बोलूँगा कि मेरे को सोल दे दो। ठीक है, तो मेरे को वहाँ से सोल मिल जाएंगे, है ना। तो जब बहुत सारे उद्योग आपस में आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे कि सबका फ़ायदा होता है। ठीक है, और इसी को हम समूहन बचत कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। और देखो, जैसे कि मान लो मैंने जूते की फैक्ट्री लगा दी, साथ में सोल की फैक्ट्री है, अब मेरे जूते तैयार हो गए, तो कोई पास में ही एक फिनिशिंग या जूते पॉलिश की फैक्ट्री लगा लेगा। ठीक है, तो वैसे मैं बता दूं, जो फैक्ट्री से जूते वगैरह निकलते हैं ना, उसको पॉलिश वगैरह करवाना पड़ता है बेचने से पहले, तो वो साइड में ही मेरे जूते की पॉलिश वाली फैक्ट्री लगा लेगा, कोई साथ में ही पैकिंग वगैरह की फैक्ट्री लगा लेगा। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक जगह केंद्रित हो जाएंगे, वो और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करेंगे, और धीरे 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 वो बड़ा औद्योगिक समूहन बन जाएगा, यानी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं समूहन बचत। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये? तो आपको समझ आ गया होगा कि उद्योग को स्थापित करने से पहले हम कौन कौन से कारक को दिमाग में रखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के संसाधन, बिजली वगैरह और बाजार वगैरह, कि मेरे को अपना सामान बेचने के लिए दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें। और नगर जो है वो हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है। ठीक है, अगर हम नगरों के आसपास लगाते हैं फैक्ट्रियाँ, तो हमें बैंकिंग, ये सारी की सारी सुविधाएं मिलती है। और जब बहुत सारे उद्योग एक ही जगह पर केंद्रित हो जाते हैं नगरों में, क्योंकि वहाँ पर ही उनको सबसे ज़्यादा सेवाएं वगैरह मिलती है, तो उसको समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है, और एक ही जगह पर जब सारे के सारे उद्योग आ जाते हैं, एक या दो उद्योग लगते हैं, तो बहुत सारे उद्योग ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है, बहुत सारे उद्योग, और वो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले है ना, जितने भी उद्योग हुआ करते थे, वो सारे के सारे कहाँ हुआ करते थे, तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ करते थे, यानी तट के आसपास हुआ करते थे। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सर तट के आसपास ही क्यों होते थे। तो देखो दोस्त, पहले क्या होते थे, एरोप्लेन की इतनी सर्विसेज नहीं होती थी, एयरवेज से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी जाती थी, तो उस समय क्या होता था, शिप वगैरह चलती थी। ठीक है, तो ज़्यादा दूर तक उनको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, इसलिए वो तट के पास ही अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा देते थे, और उससे जो भी प्रोडक्शन होता था उसको शिप में डालते थे और भेज देते थे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो उद्योग थे उस समय वो तटवर्ती क्षेत्रों में लगाए जाते थे। ओके जी, सो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या होता है, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही में भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे जो उद्योग है उनका क्या योगदान है। और एंड में हमने ये देखा था कि जब हम किसी उद्योग की जो लोकेशन है उसको डिसाइड करते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी उद्योगों को किन किन आधार पर डिवाइड किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, सो पहला जो आधार है वो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। वह उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से आता है उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी की फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री में कच्चा माल क्या है, गन्ना। गन्ना कहाँ से आता है, खेतों से आता है, तो ये हमारी चीनी की फैक्ट्री क्या हो गई, चीनी उद्योग क्या हो गया, एक कृषि आधारित उद्योग हो गया। सिंपल, समझ आ गया ना आपको। जैसे कि एक और ले लेते हैं कि जो सूती कपड़ा उद्योग होता है, जहाँ पर जो सूती कपड़ा है ना, कॉटन का कपड़ा वो बनता है। ठीक है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो क्या है, रुई है। रुई कहाँ पर उगती है, खेतों पे उगती है। तो हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग हो गया वो भी एक कृषि आधारित उद्योग है। तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण ये है कि कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग जो कृषि उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण मैं दे चुका हूँ आपको, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग आदि। ठीक है, पटसन का मतलब होता है वो जो आपने देखा है ना, क्या कहते हैं उसको, जूट। ठीक है, जैसे जिससे रस्सियाँ वगैरह नहीं बनाई जाती, जो गांव में चारपाई वगैरह होती है ना, तो वो आपका पटसन उद्योग ही होता है। ठीक है, पटसन ही होता है वो। ओके, और उसी का ही कच्चे माल के आधार पे
दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका खनिज आधारित उद्योग। ये उसी का बिल्कुल उल्टा है, बड़ा सिंपल है। वह उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से नहीं आता, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है या धातु और इस्पात होते हैं, उसको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, कार उद्योग मानो, तो कार उद्योग के अंदर जो कच्चा माल है वो क्या है? लोहा है, बॉडी है, इंजन है। तो वो कहाँ से? खेतों पे उगता है? बिल्कुल नहीं, वो हमें ज़मीन से निकालना पड़ता है, लोहा वगैरह तो, है ना। तो वो क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, वह उद्योग जो खनिज व धातु इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है ना। बड़ा सिंपल उदाहरण मैं दे चुका हूँ, लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, मतलब कार वगैरह कोई कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। सो ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। बड़ा सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख भूमिका के आधार पर। पहला जो हमारा आधार का बेस था, यानी कच्चे माल के आधार पर हम देख चुके हैं कि जो हमारे कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग। अगर आपके पास कृषि आधारित उद्योग का एक और एग्जांपल है ना, तो आप मेरे को बताना इनसे अलग। ठीक है, जो मैंने लिखे हैं वो उनसे अलग बताना। ओके, अब हम देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर। ठीक है, प्रमुख भूमिका के आधार पर भी जो हमारे उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आधारभूत उद्योग और एक होते हैं उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, अब ये उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं? जो उद्योग जो भी उत्पादन करे वो सीधा उपभोक्ता को जाए, उसी को हम कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। मतलब जो भी उद्योग सीधा डायरेक्ट लोगों के लिए चीज़ें बनाते हैं ना, उनको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि चीनी, अब चीनी किसी दूसरी फैक्ट्री में जाती है? नहीं, चीनी डायरेक्टली लोगों के पास बिकने जाती है, तो वो क्या है? एक उपभोक्ता उद्योग है। दंत मंजन, टूथपेस्ट किसी दूसरी फैक्ट्री में जाता है? नहीं, वो सीधा लोगों के पास बिकने चला जाता है। कागज़ हो गया, पंखे हो गए, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, जिसका उत्पादन सीधा लोगों के पास, उपभोक्ताओं के पास चला जाता है बिकने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है एक आधारभूत उद्योग। अब ये आधारभूत उद्योग क्या होता है? वह उद्योग जिनका उत्पादन किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि हमारी लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, आपको पता है ना, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है जब लोहा, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी जमा होती है, तो उसको अलग करने के लिए भी एक उद्योग होता है। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग होता है, ठीक है, जहाँ पर एक ज़मीन के अंदर से जो लोहा निकाला जाता है उसके अंदर से इम्प्योरिटी अलग की जाती है, गंदगी अलग की जाती है और लोहा निकाला जाता है। तो वो क्या डायरेक्ट लोगों के पास बिकने चला जाता है? बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी फैक्ट्री में जाता है। जैसे कि मान लो कोई कार इंडस्ट्री वाली फैक्ट्री हो गई, ठीक है, कार इंडस्ट्री हो गई, कार उद्योग हो गया, उनको क्या चाहिए? लोहा चाहिए, तो वो क्या करेंगे? लोहा इस्पात उद्योग से मांगेंगे लोहा। ठीक है, तो वो जो लोहा इस्पात उद्योग का लोहा था वो दूसरी अलग अलग फैक्ट्री में चला गया, मतलब कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्री में, ठीक है, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में और भी अलग अलग उद्योगों में चला गया। तो उसको कहते हैं हम आधारभूत उद्योग, जिनका उत्पादन दूसरी किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाए। ठीक है, प्रमुख भूमिका के आधार पर आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं पूंजी निवेश के आधार पर कि उसमें पैसा कितना लगा है। ये बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी उद्योग में 1 करोड़ से कम निवेश लगा हो, पूंजी लगी हो, तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ से ज़्यादा पूंजी लगी हो तो उसे बड़े उद्योग कहते हैं। ठीक है जी, वह उद्योग जिन्हें लगाने के लिए 1 करोड़ तक या उससे कम की पूंजी लगाई गई हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। और यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है। वर्तमान में यह 1 करोड़ है। ठीक है, ये 1 करोड़ बदल भी सकता है, ठीक है, बट अभी तो 1 करोड़ ही है। और बड़े उद्योग क्या होते हैं? वह उद्योग जिन्हें लगाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा की पूंजी लगाई जाती है उन्हें बड़े उद्योग कहा जाता है। समय के साथ यह पैमाना भी बदलता रहता है। वर्तमान में ये 1 करोड़ है। ठीक है, अभी के लिए तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो पूंजी लगाई जाती है जिन फैक्ट्री में, जिन उद्योग में, उन्हें बड़े उद्योग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका स्वामित्व के आधार पे कि वो जो इंडस्ट्री है, वो जो उद्योग है वो किसका है। ठीक है, अगर वो उद्योग किसी सरकारी एजेंसी या सरकार द्वारा संचालित होता है, यानी सरकार उस पर देख रेख करती है, ठीक है, उसका काम वगैरह करती है, तो उस उद्योग को हम सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग कहते हैं। जैसे कि भेल, वो खाने वाली भेल नहीं है, यह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसका जो संचालन करती है वो भारत की सरकार करती है, तो एक सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हो? रेल, हमारी जो रेलगाड़ी है, ठीक है, इंडियन रेलवे, वो भी क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र में ही आएगा। साथ ही में सेल, अब सेल भी एक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी मैंने आपको चलो बता दिया। मैं सोचा था इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ चुका है कि स्वामित्व के आधार पे जो पहला टाइप है वो है सार्वजनिक क्षेत्र,
वह सारे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकारी एजेंसी या सरकार के पास हो और उनका संचालन सरकार करे, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। दूसरा होता है निजी उद्योग। वह उद्योग जिनका स्वामित्व संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह करे, उन्हें हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कि अंबानी की जो रिलायंस है वो सरकार की तो नहीं है, एक बंदे की है, मुकेश अंबानी की है, ठीक है, या 3-4 लोगों की है जो मुकेश अंबानी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी है, तो वो क्या है, एक निजी उद्योग है। इसका एक और एग्जांपल है जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, रतन टाटा जी की है। बहुत अच्छे आदमी है, उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बजाज ऑटो लिमिटेड, ये भी क्या है, एक निजी उद्योग है। इसका जो मालिक है वो कौन है, बजाज है, ठीक है, आदित्य बजाज जो भी नाम है उनका। डाबर उद्योग आदि है, डाबर की भी एक उद्योग है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो किसका है, डाबर, जो भी उसका मालिक है उसकी है, यानी किसी एक बंदे की, सरकार की नहीं है। तो निजी उद्योग समझ आ गया ना, वह उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त उद्योग की। ये बड़ा ध्यान से सुनना आप। वह उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त उद्योग कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे इसका ये फिट एग्जांपल नहीं है, बट जैसे कि हमारी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है ना, उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, उसमें प्राइवेट ओनर का भी शेयर है। तो ये क्या है, एक संयुक्त उद्योग है। ऑल्दो ये फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है एक ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है और प्राइवेट लोगों का भी शेयर है। तो ये क्या है, एक संयुक्त उद्योग है, ठीक है। वह उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं, जिनका संचालन दोनों मिलकर करते हैं, जिनका स्वामित्व दोनों के पास होता है, उसको हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। कोई दिक्कत हो ना कभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, बता दो, टाइमिंग लिख दे करो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सहकारी उद्योग की, ठीक है। सहकारी उद्योग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जिन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, उन्हें हम सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक गन्ना उगाने वाला फार्मर हूँ, मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, 15 लोग हैं। हम 15 लोगों ने डिसाइड किया जी चीनी की फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी का उद्योग लगाएंगे। हमने चीनी का उद्योग लगाया। अब चीनी का उद्योग लगा तो लिया हमने, अब उसमें कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, तो हम सब ने अपने अपने खेतों से भेजा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम सहकारी उद्योग। वह उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति, अब कच्चे माल की पूर्ति कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं, ठीक है। हम उत्पादक भी है, यानी उस उद्योग के मालिक भी हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल की पूर्ति भी कर रहे हैं। तो यही होता है सहकारी उद्योग, ठीक है। संसाधन का कोष संयुक्त होता है। इसमें क्या होता है, संसाधन का कोष संयुक्त होता है, यानी जो भी संसाधन होते हैं ना उस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, वो हर बंदा अलग अलग लेकर आया होता है। जैसे कि मान लो मैंने गन्ना लेकर आया, कोई मशीन लगाई किसी ने, कोई बिजली वगैरह का देख रहा है, तो ये होता है सहकारी उद्योग, ठीक है। तथा इसमें लाभ अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब क्या ना, जो प्रॉफिट होता है वो बटता है। जैसे कि मान लो अलग अलग लोग हैं, हम सब ने मिलकर लगाई तो प्रॉफिट भी हमें बटेगा, लॉस हुआ तब भी बटेगा, प्रॉफिट हुआ तब भी बटेगा। तो उसको क्या हम कहते हैं, सहकारी उद्योग। जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया ना अभी, जैसे मैंने बोला कि मैं फार्मर हूँ, ठीक है, मैं गन्ना वगैरह उगाता हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर उद्योग लगाया। तो ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल महाराष्ट्र में हो भी रहा है, और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग में भी हो रहा है, ठीक है। नारियल के जो छिलके वगैरह होते हैं ना, उससे मतलब बनाए जाते हैं चटाई वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो वो भी वहाँ के फार्मर वगैरह और जो श्रमिक वगैरह होते हैं वो मिलकर ही चलाते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है उनमें। तो ये हो गया अपना सहकारी उद्योग। तो यानी हमें समझ आ चुका है कि स्वामित्व के आधार पे एक तो सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक और सहकारी उद्योग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। यानी जो तैयार माल होता है और कच्चा माल होता है ना, जो उनके भार के हिसाब से भी उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है भारी उद्योग। भारी उद्योग यानी जिनका जो कच्चा माल और तैयार माल वो बहुत भारी होता है, जैसे कि लोहा तथा इस्पात आदि। इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें जो कच्चा माल होता है और तैयार माल होता है ना, वो बहुत भारी होता है, टन, 10 टन, 20 टन, 30 टन, इसके हिसाब से। तो ये भारी उद्योग हो गए, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे हल्के उद्योग। हल्के उद्योग वो होते हैं जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। जैसे विद्युत उद्योग, जैसे कि हमारे सॉकेट वगैरह हो गए ना, जिस पे आप प्लग वगैरह लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी भी टीवी वगैरह का प्लग लगाते हो, तो वो सॉकेट वगैरह, तो वो किसके अंदर आता है, हमारे हल्के उद्योग के अंदर आता है, ठीक है जी। विद्युत उद्योग हमारे हल्के उद्योग के अंदर आता है।
अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग के बारे में डीपली। मेरे कहने का मतलब हम देख चुके हैं कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, जिनका कच्चा माल कृषि से यानी खेतों से आता है उसको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा वस्त्र उद्योग है वो भी एक कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? क्योंकि वस्त्र जो है वो किससे बनता है, मान लो रुई वगैरह से बना कोई वस्त्र, तो रुई कहाँ से आती है, खेतों से आती है, तो इसलिए जो वस्त्र उद्योग है वो अपना एक कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, मान लो बाई चांस आपको वस्त्र उद्योग की डेफिनेशन आ जाए, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी बट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखी हुई है। वस्त्र उद्योग मुख्यतः धागा, वस्त्र तथा कपड़ों के डिज़ाइन, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। वस्त्र उद्योग में क्या होता है, वस्त्र उद्योग मुख्यतः धागा, वस्त्र तथा कपड़ों के डिज़ाइन, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। जिस भी उद्योग में ये सारे के सारे काम होते हों, जैसे धागा बनना, वस्त्र बनना, कपड़ों का डिज़ाइन होना, कपड़ों का उत्पादन तथा वितरण होना, तो उसी को हम वस्त्र उद्योग कहते हैं। ठीक है, और मान लो इसकी जगह आपको डेफिनेशन आ जाए कि सूती कपड़ा उद्योग क्या है, तो सिंपल है, यहाँ वस्त्र की जगह सूती वस्त्र उद्योग लिख देना, बात सेम ही है, डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अब मैं बता दूं, भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारा वस्त्र उद्योग है उनका एक अपना महत्व है। ठीक है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जितना भी उद्योगों में प्रोडक्शन होता है ना, उसका ऑलमोस्ट 4 से 5% जो होता है वो वस्त्र उद्योग से ही आता है। फैक्ट एग्जाम में मत लिख कर आना, मैं जो बता रहा हूँ ये नंबर मत लिख कर आना। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हर साल बदलता रहता है, फिर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि भारत का कपड़ा उद्योग लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, यानी 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे वस्त्र उद्योग में काम करते हैं, कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के अंदर ये एक ऐसा अकेला उद्योग है जिसमें कच्चे माल से लेकर जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारे भारत में ही बनती है। यानी ये जो हमारा कपड़ा उद्योग है वो एक आत्मनिर्भर और परिपूर्ण उद्योग है। समझ आ गया आपको? इसमें क्या होता है, कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक जो भी चीज़ें होती है, जो भी श्रृंखलाएं होती है, उसमें हमारा उद्योग परिपूर्ण है और आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये लाइन पर देता हूँ एक बार कि देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखलाओं में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। ठीक है जी। सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वस्त्र उद्योग के बारे में। वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, हमने देखा था कि उद्योग कितने कितने प्रकार के होते हैं। चलो इससे रिलेटेड ही मैं एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि जो सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो स्वामित्व के आधार पर किस उद्योग में आता है, किस प्रकार के उद्योग में आता है। ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना और पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो दोबारा से सेकंड पार्ट जाकर देख कर आओ। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा था। अब हम वस्त्र उद्योग का ही एक प्रकार और पढ़ेंगे जिसमें है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती पता है ना आपको, कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है और इंडिया के अंदर कौन कौन सी परेशानियां हैं जो सूती वस्त्र उद्योग फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मान लो सूती वस्त्र उद्योग की आपको डेफिनेशन आ गई, तो क्या लिखना है आपको, सीधा सिंपल, मैंने याद होगा आपको लास्ट पार्ट में वस्त्र उद्योग की जो डेफिनेशन बताई थी ना, उसी के आगे बस सूती लगा दो। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः सूती धागा, सूती वस्त्र तथा सूती कपड़ों के डिज़ाइन, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होता है। ये सारे के सारे काम होते हैं ना सूती कपड़ा से रिलेटेड, तो हम कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आते हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। मतलब है ना, बहुत टाइम पहले जब ब्रिटिशर वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं था और मशीनें वगैरह नहीं थी, तो ज़्यादातर जो हमारा सूती वस्त्र था ना, वो भारत के अंदर हाथ से ही बनाए जाते थे। ठीक है, हाथ से ही कताई वगैरह की जाती थी। उसकी कताई का मतलब होता है रुई से धागा बनाना। ठीक है, और अगर हम बुनाई की बात करें तो उस धागे से कपड़ा बनाना। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। दोबारा से बता देता हूँ, कताई का मतलब होता है आपके रुई से धागा बनाना और आपके बुनाई का मतलब होता है धागे से कपड़ा बनाना। ठीक है, तो ये पहले भी करी जाती थी, प्राचीन भारत में भी करी जाती थी। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। हुआ क्या, 18वीं सदी में आपको पता ही है कि अंग्रेज हमारे भारत के अंदर आ गए थे और उस टाइम क्या हुआ था कि विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा था, यानी जो धागा बनता है ना वो मशीनों से बनने लगा था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनों से बनने लगा था। और ये हुआ कहाँ पर, यूरोप में होने लगा था।
ओके, इंग्लैंड में होने लगा था। तो वहाँ पर जो कपड़े बनते थे ना वो बहुत सस्ते बनते थे और बहुत जल्दी जल्दी बनते थे। बट हमारे भारत में क्या था, हथकरघों से ही कताई वगैरह और बुनाई वगैरह होती थी, तो थोड़ा टाइम लगता था। तो इसी वजह से हमें बड़ी हानि हुई। हमारे भारत के अंदर जो कपड़ा बनाने वाले हैं ना, उनको बहुत हानि हुई, क्योंकि इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ें जो आती थी, कपड़ा जो आता था वो बड़ा सस्ता हुआ करता था, ठीक है, और वो जल्दी भी बन जाता था। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों में सीमित थे। ज़्यादातर अगर हम बात करें ना शुरुआत के सालों में, तो हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग थे ना, उसकी ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ थी या उद्योग जो थे वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही सीमित हुआ करते थे। अब इसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न ये सारे के सारे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्नों का मतलब होता है पोर्ट पता है ना, बंदरगाह की समीपता, श्रम, ठीक है, मतलब मजदूर वगैरह मिल जाते थे। नमी युक्त जलवायु भी अच्छी खासी मिल जाती थी कपास उगाने के लिए। आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। मतलब हमें कपास मिल जाता था गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में, साथ में बाजार भी था, मतलब लोग खरीदने भी आते थे वहाँ पर। साथ में हम दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते थे, उसके लिए बंदरगाह वगैरह, पत्नों का मतलब होता है बंदरगाह, वो भी बड़ा पास पड़ते थे। आपको पता है ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की दोनों कोस्टल लाइन वाले है, वहाँ पर तट है, ठीक है। साथ में हमें श्रम भी मिल जाता था गुजरात और महाराष्ट्र में, और जलवायु भी अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है, आपको पता ही है, ठीक है। जो कच्चा माल है हमारे सूती वस्त्र उद्योग में वो कहाँ से आता है, वो अपने कृषि से ही आता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मील स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ी है। फलस्वरूप इन उद्योग का विकास हुआ। इसका मतलब है कि हमारे सूती वस्त्र उद्योग के कारण है ना, ये जो मील स्टोर और तथा पैकेजिंग सामग्री, इन सारी की सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है सूती वस्त्र उद्योग में। तो इनके कारण जो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग उद्योग है, पैकेजिंग उद्योग है, पैकिंग भी होती है ना, तभी तो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सारे के सारे जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिला है, उनका भी विकास हुआ, ठीक है। अब देखो, कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो कताई बताई थी और एक बुनाई बताई थी। कताई का मतलब क्या होता है, रुई से धागा बनाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में केंद्रित है। ये सारी की सारी चीज़ें जो धागा बनाना होता है रुई से, वो आपके जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, ये सारे के सारे काम महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होते हैं। लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे भारत में कताई तो सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के इलाकों में होता है, बट जो हमारे देश के अंदर बुनाई है ना, बुनाई मतलब अलग अलग टाइप का कपड़ा। आपने सुना होगा कि रेशमी साड़ी हो गई, सिल्क की साड़ी हो गई, कोल्हापुरी साड़ी हो गई, ठीक है। अलग अलग हर एरिया में, हर अलग अलग राज्य में ना अलग अलग टाइप का कपड़ा होता है। तो इसी के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से और उनके कशीदाकारी के हिसाब से ना, जो हमारी ये बुनाई की तकनीकें होती है ना, वो अलग अलग राज्य में है। तो इसलिए वो विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत यानी हर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुनाई वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। हमारे यहाँ पर धागा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। हमारे यहाँ पर धागा तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, बट कपड़ा इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, ठीक है। अब देखो, जो बुनाई होती है ना, यानी जो कपड़ा बनाना होता है, ठीक है, वो दो जगह से होता है। एक तो होता है कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज कारखाने, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर कपड़ा बनाया जाता है धागों से। और दूसरी तरफ क्या होता है, विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज, यानी छोटे छोटे घरों में क्या होती है, बिजली से चलने वाली या हाथों से चलने वाली क्या होती है, मशीनें होती है, जिससे धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो भारत में इन दो तरीक़ों से क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन भी लिखा है आपके लिए, ठीक है। भारत देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित को कम रखना क्यों ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बुनाई जो होती है ना, तो इस वाले में कम बुनाई होनी चाहिए और इस वाले में ज़्यादा बुनाई होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत चालित करघे तथा हथकरघों द्वारा निर्मित जो लूमेज है ना, उसमें ज़्यादा कपड़ा बनाया जाना चाहिए, इसमें कम कपड़ा बनाया जाना चाहिए। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो विद्युत चालित करघे तथा हथकरघे होते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, अपने घर में लघु उद्योग लगाकर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें गरीब लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है, अगर गरीब लोगों को नियमित रोजगार चाहिए, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा कपड़ा बनना चाहिए,
ठीक है, इसलिए ही विद्युत चालित करघे तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिलता रहे, ठीक है, और उनका भी विकास होता रहे। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले का तो विकास पहले से ही हो रहा है, ठीक है, बट जो गरीब लोग हैं उनका भी विकास होता रहे, इसलिए विद्युत चालित करघे तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज ज़्यादा होना चाहिए। ओके, यही 2 रीज़न लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके जी, अब मैं आपको बता दूं, भारत अन्य देशों में जिसमें से जापान भी एक है में सूत निर्यात करता है। यानी हमें ना जो धागा होता है ना, कॉटन का धागा होता है, कताई करने के बाद जो धागा बनता है वो जापान में और भी अलग अलग देश में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी भेजते हैं, निर्यात करते हैं। बट पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे देश में अच्छी क्वालिटी का धागा तो बनता है, बट हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बन पाता, ठीक है। हमारी कताई जो होती है उसमें अच्छी क्वालिटी का धागा बनता है, बट जब कपड़ा बनता है ना तो कपड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता। यहाँ पर जो भी हमारी इकाइयाँ हैं ना, वो उस बढ़िया क्वालिटी का धागा उपयोग करके बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाता, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर दूसरी कंट्रियों में अपने धागे बेचते हैं, ठीक है, और उस कंट्री से बना बनाया कपड़ा इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, आयात करवाते हैं, ठीक है। हमारे देश में उच्च कोटि का धागा बनता है, परंतु बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयों में उत्पन्न किए गए उचित कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि कपड़े निर्माता को कपड़ा आयात करना पड़ता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, बहुत ख़राब हमारी इंडिया की कंडीशन है। मेरे कहने का मतलब, हमारे यहाँ धागा तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है, बट जो कपड़ा है वो ख़राब क्वालिटी का बनता है, इसलिए हमें कपड़ा मंगवाना पड़ता है और इसलिए हम धागा बेचते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे का निर्यात की अपेक्षा बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। यानी है ना, हम क्या करते हैं, धागा एक्सपोर्ट करते हैं, तो धागा एक्सपोर्ट करने की जगह हमें अपने भारत के अंदर बुनाई क्षेत्र को सुधारने की क्यों ज़रूरत है। पहली बात तो अगर हम बुनाई क्षेत्र को सुधारेंगे ना भारत के अंदर, यानी अगर जैसे कि मैंने बताया अच्छी क्वालिटी का धागा बनता है बट कपड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बुनाई क्षेत्र को थोड़ा सुधारना चाहिए, ठीक है। इससे पहली बात तो ये होगी कि बुनाई क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि देखो अभी हम धागा बेचते हैं, अब मान लो धागा है 8 रुपये का, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, अगर बना बनाया कपड़ा बेचेंगे तो वो 80 रुपये के हिसाब से बिकेगा। तो इसलिए अगर हम सूती धागे के मुकाबले अगर हम कपड़ा बेचेंगे दूसरी कंट्री में तो हमें ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, पहला जो सूती वस्त्र उद्योग है वो 1854 में मुंबई में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन रट लो, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन ये आता है कि सूती कपड़ा उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियां। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हमारी सूती कपड़ा उद्योग फेस कर रहा है। वो कौन कौन सी परेशानियां हैं? पहले तो पुरानी मशीनें, बहुत ही हमारी आउटडेटेड मशीनरी है। दूसरा अनियमित, ये त है अनियमित बिजली की आपूर्ति, यानी जो बिजली है वो हर टाइम नहीं रह पाती। जो आपको पता है ना, विद्युत चलित करघे भी होते हैं। अब जो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर विद्युत चलित करघे हैं तो वो पूरे 24 घंटे नहीं चला पाते क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं आती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि सूती कपड़ा उद्योग दूसरे रेशा उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अब कॉटन की जगह नायलॉन वगैरह और दूसरे अलग अलग टाइप के कपड़ों का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग धागों का उपयोग कर रहे हैं। तो सूती कपड़ा उद्योग की जो डिमांड है वो धीरे धीरे घट रही है। और सबसे मेन जो परेशानी है सूती कपड़ा उद्योग में वो ये है कि भारत के अंदर जो सूती कपड़ा उद्योग है उसमें जो सूत यानी धागा बनाया जाता है वो बहुत अच्छी कोटि का बनाया जाता है, परंतु जो कपड़ा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। इसी की वजह से हमें कपड़ा दूसरी कंट्री से आयात करना पड़ता है। ये आयात है। ऑल्दो मैं जो नोट्स दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें सुधार दूंगा, डोंट वरी, बट इसमें आप देख लेना ये आयात है, ठीक है। भारत में उच्च कोटि का धागा बनता है परंतु उच्च कोटि का कपड़ा नहीं बनता, इसलिए हमें कपड़ा दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है। ओके, अब आते हैं हम पटसन उद्योग। पटसन आपको पता है ना, जूट आपको शायद पता होगा, जो रस्सियाँ होती है ना, गोल्डन कलर की जो रस्सियाँ होती है वो पटसन यानी जूट से ही बनी हुई होती है, ठीक है। जो आपने चारपाई देखी होगी गाँव में तो वो भी पटसन से बनी हुई होती है। मैं आपको बता दूं कि जो भारत है पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी हमारे यहाँ पर पटसन जो है और साथ में पटसन निर्मित सामान है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में उगता है, ठीक है। परंतु हम सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पटसन और पटसन निर्मित जो सामान है उसको निर्यात करते हैं। मेरे कहने का मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पटसन उगता है,
ठीक है। और पटसन से बनी चीज़ें भी बनती है, जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, भारत में ना 100 किलो पटसन उगता है, अज्यूम करो, ऐसे तो बहुत लाखों टन होगा बट मैंने सिर्फ 100 किलो लिया एग्जांपल के लिए। अगर हमारे भारत के अंदर 100 किलो उगता है ना पटसन, या उससे चीज़ें बनती है, तो उसमें से जो 25 केजी है ना वो निर्यात यानी दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता है। परंतु बांग्लादेश में क्या होता है, हमारे से कम यानी 75 किलो पटसन उगता है, ठीक है, और वो 50 केजी निर्यात कर देता है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देता है, निर्यात कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ऐसा क्यों, बांग्लादेश इतना सारा पटसन वो निर्यात क्यों कर देता है? क्योंकि उनके पास पटसन को प्रोसेस कर कर पटसन की चीज़ें बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ नहीं है, ठीक है, उनके पास फैक्ट्रियाँ नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, 1947 में ना भारत का जब विभाजन हुआ था तो ज़्यादातर जो पटसन की मिलें थी ना वो भारत के अंदर रह गई। आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल, तो भारत के अंदर ही ज़्यादातर पटसन की मिलें रह गई, जिसका जो परसेंटेज है वो 3/4 है। यानी अगर मान लो 100 पटसन की मिलें थी तो उसमें से सिर्फ 25 मिलें बांग्लादेश के अंदर गई और बाकी 75 मिलें भारत के अंदर रह गई। इसलिए जो बांग्लादेश है आज ज़्यादातर जो पटसन है अपना उसको निर्यात कर देता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो पहली पटसन का उद्योग है ना भारत के अंदर, वो कोलकाता में लगाया गया था। कोलकाता के अंदर एक रिशरा नामक जगह है, वहाँ पर 1855 में लगाया गया था, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग कब था, 1854 में मुंबई में, और जो हमारा पटसन उद्योग था वो 1855 में कोलकाता रिशरा में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो हमारे पटसन उद्योग है ना वो हुगली रिवर, एक है ना कोलकाता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर एक हुगली रिवर जाती है, तो उसी के आसपास है ना ज़्यादातर पटसन उद्योग है, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है, पहला रीज़न तो ये है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। हुगली रिवर के पास ही है ना बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर जो लोग हैं वो पटसन उगाते हैं, ठीक है। तो पहली बार तो पटसन जो कच्चा माल है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो पटसन उद्योग है ना वो वहीं पर हुगली रिवर के पास ही है, क्योंकि हुगली रिवर के पास ही उत्पादन होता है किसका, पटसन का। दूसरी बात है सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना। इसका मतलब ये है कि ना हुगली रिवर के पास क्या है, आपको पता ही है, रिवर है, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जल परिवहन से जा सकते हैं। साथ में वहाँ रोड का जो नेटवर्क है और साथ में रेल का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पटसन को बहुत अच्छी तरीके से ले जाया जा सकता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे पटसन मिलें हैं, उद्योग हैं, वो हमारी हुगली रिवर के पास ही है, ठीक है। तीसरा रीज़न है कि कच्चे पटसन का संसाधित करने में प्रचुर जल। मैं आपको बता दूं, जो पटसन होता है ना उसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो हुगली रिवर है वहाँ से पानी मिल जाता है, तो इसी वजह से जो पटसन उद्योग है वो भी बहुत ज़्यादा वहीं पर है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि बिहार, उड़ीसा और यूपी से आने वाले सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना। बहुत सारे ऐसे जो श्रमिक है जो बिहार, उड़ीसा और यूपी से आते हैं ना वो सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे हुगली रिवर के पास क्या है, बहुत सारे जो मिलें हैं वो उपलब्ध हैं, किसकी, पटसन की। ओके, नेक्स्ट रीज़न है कि आपको पता ही है कि कोलकाता के अंदर ये हुगली रिवर जाती है, ठीक है, वो कोलकाता के अंदर से ही जाती है। तो कोलकाता के अंदर क्या है कि बैंकिंग, ठीक है, अपनी बीमा की सुविधा वगैरह भी मिल जाती है। साथ में निर्यात करने के लिए पतन पता है ना, मैंने आपको बताया बंदरगाह वगैरह की सुविधा भी मिल जाती है। इसीलिए हमारे जो पटसन उद्योग हैं वो ज़्यादातर हुगली रिवर के पास ही हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं कि जो पटसन उद्योग है वो किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहली बात तो है उच्च दाम। मैं आपको बता दूं पटसन जो है वो थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, जूट से बनी चीज़ें थोड़ी महंगी आती है, जूट का बैग भी थोड़ा महंगा आता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उसको इग्नोर करते हैं। सेकंड रीज़न, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब है जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बांग्लादेश भी ज़्यादातर प्रोडक्शन कर रहा है और बेच रहा है, ठीक है, ब्राज़ील भी, फिलीपींस भी। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा फेस करनी पड़ रही है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि वैकल्पिक वस्तुओं का होना। आज ज़्यादातर लोग जूट बैग का यूज़ नहीं करते, प्लास्टिक बैग की तरफ भागते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक वस्तुएं हैं पटसन को लेकर, ठीक है। मतलब आपको अगर पटसन का बैग यानी जूट का बैग है तो उसके अलावा आपके पास प्लास्टिक बैग भी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग पटसन का बैग नहीं खरीदते क्योंकि वो महंगा होता है और उसका एक वैकल्पिक हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, तो क्यों खरीदें हम पटसन का बैग, समझ गए ना। तो यही सारी की सारी परेशानियाँ हैं जो हमारी पटसन उद्योग क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, भारत में ना 2005 में भारत सरकार ने ये एक राष्ट्रीय जूट नीति बनाई जिससे भारत के अंदर जो जूट उत्पादन है ना उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। जिसमें हमारी भारत की सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बोली, जैसे कि आपको पैकिंग के लिए क्या है पटसन वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें बोली। और साथ ही में जो पटसन के अंदर, पटसन उद्योग के अंदर काम करने वाले जो फार्मर है उनको भी बढ़ावा दिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम चीनी उद्योग के बारे में। चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। आपको पता ही है कि चीनी बनाने के लिए जो गन्ना आता है, जो कच्चा माल है वो खेतों से आता है, तो एक कृषि आधारित उद्योग है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो भारत है वो चीनी उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। आपको पता है ना सबसे ज़्यादा चीनी कौन से देश में उगती है? ब्राज़ील के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर उगती है। पर मैं आपको बता दूँ, गुड़ और खांडसरी के उत्पादन में ना भारत का प्रथम स्थान है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, ठीक है। जो गन्ना है वो बहुत भारी होता है। मेरे कहने का मतलब आपको पता है ना कि 50-60 किलो चीनी बनाने में बहुत सारा गन्ना, 1 टन से ज़्यादा गन्ना वगैरह लगता है, तो बहुत ज़्यादा भारी होता है इसका जो कच्चा माल होता है, ओके। तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। मैं आपको बता दूं, गन्ने के अंदर है ना एक सुक्रोज की मात्रा होती है, तो जैसे आप काट देते हो, सुक्रोज है ना गन्ने को मीठा रखता है, तो जैसे ही आप गन्ने को काट देते हो ना तो उससे है ना सुक्रोज की मात्रा कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है। तो इसी वजह से जो बहुत सारी गन्ने की मिलें हैं ना, चीनी की मिलें हैं, वो आपके यूपी और बिहार में है। पता है क्यों है? क्योंकि यूपी और बिहार में बहुत सारा गन्ना भी उगता है, ठीक है। तो जैसे ही गन्ने को काटा जाता है वैसे ही मिलों में भेज दिया जाता है, तो इससे है ना जो गन्ने की सुक्रोज की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। इसी वजह से ज़्यादातर 60% से ज़्यादा मिलें जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में है, ठीक है। और यह उद्योग मौसमी है। मौसमी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि गन्ना पूरे साल उगता है, ठीक है। गन्ना एक पता है ना आपको खरीफ क्रॉप है। खरीफ का मतलब क्या होता है? जो बारिश के सीज़न में उगाई जाती है। तो ये एक मौसमी उद्योग है, ठीक है। अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। सहकारी क्षेत्र आपको पता है ना, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, हमने देखा था स्वामित्व के आधार पे क्या होता है, एक सहकारी क्षेत्र भी होता है या सहकारी समितियां भी होती है, जिसमें क्या होता है कि उत्पादक और श्रमिक दोनों ही उद्योग का स्वामित्व करते हैं, वही दोनों स्वामी होते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो उत्पादक है, ठीक है, और जो श्रमिक है वो ही उस उद्योग के मालिक होते हैं। याद है ना आपको? तो इसी वजह से, क्योंकि जो गन्ना है वो मौसमी सीज़न में उगता है, मेरे कहने का मतलब बारिश के टाइम में उगता है, वो एक मौसमी उद्योग है। तो इसी वजह से जो गन्ना उगाने वाले हैं वही लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गन्ना एक सहकारी क्षेत्र में आता है, एक सहकारी समिति में आता है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में भी, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी बताया ज़्यादातर मिलें जो हैं वो बिहार और यूपी में हैं, बट अब जो क्या हुआ है कि ज़्यादातर मिलें महाराष्ट्र में भी लगने लगी है। इसके 2 कारण हैं। पहले तो ये है कि जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पर क्या है, जलवायु गन्ना उगाने के लिए बहुत सही है, अनुकूल है। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं ना वो दक्षिण और साथ ही में हमारे पश्चिम राज्य है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र। वहाँ पर क्या है, जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो बहुत ज़्यादा सफल हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो क्योंकि गन्ना एक सहकारी समिति में आता है तो इसीलिए ज़्यादातर जो अब हमारे उद्योग हैं, चीनी उद्योग है, वो हमारे किसमें, महाराष्ट्र में भी लगने लगे हैं, ठीक है। अब चीनी उद्योग की कुछ प्रमुख चुनौतियां मैं आपको बता दूं। चीनी उद्योग जो है वो कुछ चुनौतियां फेस कर रहा है, जैसे कि हमने जूट में देखा और साथ में सूती कपड़ा उद्योग में भी देखा। तो चीनी उद्योग भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसमें से पहली तो ये है कि ये अल्पकालिक होना, ठीक है। चीनी उद्योग का अल्पकालिक होना, व्हाट डू यू मीन बाय अल्पकालिक, यानी इसका जो टाइम है ना वो बहुत कम है। तो ज़्यादातर फार्मर ये सोचता है कि यार गन्ना ना उगाकर कुछ और उगा लो, कम से कम पूरे साल काम तो रहेगा उसके पास। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि पुरानी व असक्षम तकनीकों का इस्तेमाल, पुरानी मशीनरी हमारे पास, तकनीकें भी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा है परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना। परिवहन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे आप गन्ने को काटते हो तो उससे सुक्रोज का लेवल कम होते रहता है, तो परिवहन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से गन्ना लेट पहुंचता है और गन्ने के अंदर से सारे सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, और गन्ना मीठा नहीं रह पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि परिवहन को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो गन्ने के अंदर से सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी और चीनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाएगी, ना ही जो गन्ना है वो मीठा रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खोई का इस्तेमाल
ना कर पाना। अब ये खोई का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने जो जूस बनाने वाले होते हैं, गन्ने वगैरह का जूस बनाने वाले होते हैं, उनके पास देखा होगा तो वो गन्ने को मशीन में डाल के जूस तो बना देते हैं गन्ने का, फिर जो बचता है ना जो, उसका वो ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब उसको खाद वगैरह में प्रयोग किया जा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है, बट वो इसको फेंक देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो वेस्ट है वो ज़्यादा बन जाता है। ओके, जो जस्ट लास्ट पार्ट था यानी पार्ट 3, उसमें हमने देखा था कि कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं। वह उद्योग जिनका कच्चा माल खेतों से आता है उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना कहाँ से? खेतों से आता है, तो वो क्या है? एक आपका कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, वस्त्र उद्योग, वस्त्र यानी मान लो अगर कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन कहाँ पर? खेतों पे उगता है, तो वो क्या है? आपका एक कृषि आधारित उद्योग है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आज हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। अब ये खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं? वह उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं वह खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, जो भी उद्योग खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल आपका लोहा और इस्पात उद्योग हो गया। इस्पात आपको पता है ना, स्टील वगैरह जिससे हम कहते हैं, तो वो इस्पात होता है। ओके, तो जो लोहा इस्पात उद्योग है वो क्या है? आपका खनिज आधारित उद्योग है। कैसे? अब जो लोहा है खेतों में तो उगता नहीं, वो तो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, धातु है एक, है ना, मेटल है एक, तो इसीलिए जो आपका लोहा और इस्पात उद्योग है वो एक खनिज आधारित उद्योग है। तो सबसे पहले हम लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। आपको पता ही है कि जितनी भी मशीनें होती हैं, चाहे वो बड़ा उद्योग हो, छोटा उद्योग हो, हल्का उद्योग हो, भारी उद्योग हो, उसमें जो मशीनें होती हैं वो लोहे से बनी होती है। तो इसी वजह से हम लोहा तथा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में आपको मशीनें ज़रूर मिलेगी और वो लोहा और इस्पात से ही बनी हुई होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ के जो इस्पात होते हैं उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा वगैरह, रिवॉल्वर वगैरह, बंदूकें वगैरह जो होता है ना, रक्षा सामग्री। साथ में आपका चिकित्सा, हॉस्पिटल वगैरह में जो मशीनें वगैरह होती है, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ठीक है, बर्तन वगैरह भी स्टील के होते हैं ना, तो इसलिए स्टील की आवश्यकता होती है। आपको पता ही है कि लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है। भारी उद्योग का मतलब क्या होता है कि इसका जो कच्चा माल है और जो इसका तैयार माल है दोनों की दोनों भारी होते हैं। ठीक है, और इनके ना जो आपका ट्रांसपोर्ट में यानी परिवहन में ज़्यादा लागत की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लागत लगती है क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो आपका तैयार माल या कच्चा माल होता है बहुत भारी होता है, इसी के लिए ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसे लगते हैं। ओके, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। इसका मतलब यह है कि एक कंट्री कितना उत्पादन करती है और कितना यूज़ करती है स्टील को, उसको हम विकास का पैमाना मानते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई कंट्री है, कोई देश है, वो बहुत ज़्यादा इस्पात यानी स्टील का प्रयोग करता है और उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा करता है, तो हम मानेंगे कि जी वो देश ज़्यादा विकास कर रहा है। जैसे कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा आपका उत्पादन करता है इस्पात का और साथ ही में बहुत ज़्यादा इस्पात का उपयोग भी करता है, खपत भी है उसकी, तो हम कहेंगे कि जी हाँ विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। ओके, अब देखो, इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूं, स्टील जो होता है थोड़ा कमज़ोर होता है, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए, लोहा अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, इस रेशो में। और साथ ही में इसको कठोर बनाने के लिए आपको मैग्नीज भी चाहिए होता है कुछ मात्रा में। ओके, अब देखो, इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको जो स्टील प्लांट लगाना है ना, उस स्टील प्लांट को लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो लोहा अयस्क की कम कीमत, यानी ये जो लोहा अयस्क है ना, इसकी कम कीमत है ना, जिस एरिया में आपको लोहा अयस्क की कम कीमत लग रही हो वहीं पर लगा दो प्लांट, तो आपको जो कच्चा माल है वो सस्ता मिलेगा। साथ में उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, यानी आपका जो कच्चा माल हो वो बढ़िया क्वालिटी का भी मिले जिस जगह पर, वहाँ पर लगाना चाहिए आपको प्लांट। किसका? इस्पात उद्योग का। साथ में सस्ते श्रमिक, जो काम करने वाले मजदूर हैं वो आपको सस्ते मिले, मतलब कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी हो जाए, वहाँ पर लगाना चाहिए। और साथ में स्थानीय बाज़ार में इनकी विशाल मांग, मतलब जो आस पड़ोस में जहाँ भी आप लगाओ ना उसके आस पड़ोस में ही बाज़ार हो, ठीक है, जहाँ पर इस इस्पात की बहुत ज़्यादा मांग हो। जैसे कि मान लो
आसपास में ही है ना, बर्तन बनाने वाली कोई फैक्ट्री हो या बहुत सारे उद्योग हो, तो आपका जो भी स्टील वगैरह है वो आप बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दो, ठीक है, बेच दो, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा एक दूसरे से जगह दूसरी जगह, और साथ में ट्रांसपोर्ट का भी इतना खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या समझ आया आपको कि आपको लोहा या इसकी कम कीमत जहाँ पर मिले, साथ में उच्च कोटि का आपको कच्चा माल मिले, सस्ते श्रमिक मिले, और साथ ही में आपको स्थानीय बाजार मिल जाए जहाँ पर बहुत विशाल मांग हो इनकी, ठीक है। क्या ऐसी जगह है भारत में कोई? बिल्कुल है। भारत में छोटा नागपुर प्लेटो, हम आप है ना मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि छोटा नागपुर प्लेटो जो है हमारा वो कौन से राज्य में है। प्लेटो का मतलब होता है पठारी क्षेत्र, तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है। तो आप मेरे को बताना है छोटा नागपुर जो आपका पठारी क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है, ओके। और आपको क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि ये बताओ कि भारत में ज़्यादातर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही अधिकांश इस्पात उद्योग पाए जाते हैं, इसका कारण बताइए, ठीक है। अब ये कुछ भारत के पद लिखे हुए हैं, ऑल्दो ये आपका एक फैक्चुअल डेटा है जो बदलता रहता है, तो इसको इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट बुक में लिखा हुआ है तो मेरे को लगा मेरे को बताना चाहिए, ठीक है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार के कच्चे माल उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था, यानी सेकंड नंबर पे। सबसे मैं बता दूं सबसे ज़्यादा है ना जो आपका इस्पात और आपका लोहा है, ठीक है, वो कौन बनाता है, को उसका विनिर्माण कौन करता है, वो है अपना कौन, चाइना, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और सेकंड नंबर पे हम है, ठीक है। यह है स्पंज आयरन या स्पंज लोहा जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े उत्पादक है। भारत है ना स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज आयरन क्या होता है ये, ठीक है, स्पंज आयरन या जिसे कहते हैं अभी स्पॉन्ज आयरन, स्पंज आयरन क्या होता है, मतलब देखो स्पॉन्ज देखा है आपने वो जो बर्तन वाला, तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर छेद छेद होते हैं पोरस, तो वैसा ही एक लोहा होता है, तो उसको हम स्पॉन्ज आयरन कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है आपको। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यह प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इस समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमने इतना ज़्यादा आपका उत्पादन किया इस्पात का, फिर भी है ना प्रति व्यक्ति हम 70.9 kg ही यूज़ कर पा रहे थे, जबकि अगर दूसरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड का एवरेज देखें ना तो वो 224.5 kg था, यानी हम अभी पूरे विश्व से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, हम बहुत कम। मैंने आपको बताया था ना इस्पात का उत्पादन तो इम्पॉर्टेंट है ही, उत्पादन तो हम कर रहे हैं, बट हमारी खपत यानी हम यूज़ इतना नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। भारत में 10 छोटे बड़े इस्पात संयंत्र है। अब है ना मैं मैप की वीडियो बनाऊंगा ना इस चैप्टर की, तो आपको बताऊंगा कि पूरा ये चैप्टर है ना मैप ही मैप से भरा हुआ है, ठीक है। तो मैप की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि लेंथ ही जाएगी। तो 10 आपके छोटे बड़े इस्पात संयंत्र हैं वो आपको बताने हैं, ओके। अब देखो जो इस्पात संयंत्र होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मिनी इस्पात उद्योग, नाम से आपको पता चल रहा है छोटे संयंत्र होते हैं। इसमें जैसे आपके विद्युत भट्टी, ठीक है, रद्दी इस्पात, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। यह हल्के स्टील या निर्धारण अनुपात में मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाते, ये बहुत हल्के स्टील का प्रयोग करके इस्पात का उत्पादन करते हैं, मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। मिनी इस्पात उद्योग में आप यही रखो कि छोटे संयंत्र होते हैं, ठीक है, इसमें हल्के स्टील वगैरह का प्रयोग किया जाता है और मिश्रित इस्पात का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बट दूसरी तरफ एक संकलित इस्पात संयंत्र भी है। दो प्रकार के बताए थे ना मैंने, तो ये पहले प्रकार का तो मिनी इस्पात उद्योग हो गया, दूसरा है एक संकलित इस्पात संयंत्र। अब ये क्या होता है, ये बड़े संयंत्र होते हैं, बड़ा प्लांट होता है, बड़ी फैक्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है, यानी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब आपका कच्चा माल भी कलेक्ट किया जाता है, साथ में उसको अलग अलग शेप भी दी जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी जाती है, यानी हर चीज़ होती है एक संकलित इस्पात संयंत्र में, ठीक है जी। तो आई होप ये याद हो गया हो आपको और याद रखना है आपको। अच्छा, एक संकलित इस्पात संयंत्र का एक एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है सेल। सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ओके। अब है ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हम 1950 की बात करें ना, यानी 1950 की, ठीक है, आपको ना मेरी वॉइस में वो एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा होगा जो मेरी पहले की वीडियो में दिखता है, क्योंकि यार अभी थोड़ा सा मेरे को फीवर हो रहा है, पता नहीं खांसी वगैरह भी हो रही है, कुछ है या नहीं है, कोरोना वायरस जो भी है, ठीक है।
तो चेक करवाना पड़ेगा। बट अगर थोड़ा सा मैं लग रहा हूँ सुस्त और वीक सा, तो आई एम रियली सॉरी। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं पूरे पोटेंशियल से चलूँ, ठीक है। तो भारत में जो लोहा अब मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट बात कि देखो, एक टाइम ऐसा था 1950 के टाइम में, यानी जब हम 1950, 51, 52, 53 इस टाइम की बात करें ना, तो जितना चीन उत्पादन करता था ना इस्पात का, उतना ही हम करते थे, ठीक है। जितना चीन उत्पादन करता था इस्पात का, उतना ही हम करते थे। बट आज ना हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसके कारण क्या है? तो ये सारे के सारे कारण हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली कौन कौन सी परेशानी है। बात क्वेश्चन सेम ही है ना। अब कुछ परेशानियां फेस कर रहे होंगे हम, तभी तो हम चाइना से पीछे हो गए। तो दोनों के दोनों आंसर सेम ही हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो जो आपका कोकिंग कोल होता है, आपको पता है ना कोकिंग कोयला चाहिए होता है हमको, किस लिए? हमें लोहा और इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयला चाहिए होता है, ठीक है। और साथ ही में आपको लोहा इसका चाहिए होता है, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती है, मैग्नीज भी चाहिए होता है। तो जो कोकिंग कोल है वो थोड़ा महंगा आता है, ठीक है। और आपका बहुत कम ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पर एक कोकिंग कोल मिलता है हमें, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात है कम श्रमिक उत्पादकता। चाइना के जो श्रमिक है ना वो ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं, हमारे जो श्रमिक है वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते। आप कह सकते हो वो स्किल्ड नहीं है इतने, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा, बिजली की अनियमित पूर्ति। इसका मतलब है कि बिजली हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम ऐसा होता है जब बिजली चली जाती है तो हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग रुक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बिजली नियंत्रण नहीं आती। और ये पॉइंट आप कहीं भी घुसेड़ दो, ठीक है। हर उद्योग में आप ये पॉइंट घुसेड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि बिजली, अब देखो आप शहरों में रहते हैं, हम दिल्ली में वगैरह में रहते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ पर उद्योग होते हैं फिर तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि उनका तो पूरा काम रुक जाता होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अविकसित अवसंरचना। अब इसका मतलब क्या होता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चों को थोड़ा हिंदी में समझने में बेशक दिक्कत ना आए, ठीक है। अविकसित अवसंरचना, अब इसका मतलब क्या होता है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड वगैरह इतना अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है, रोड फैसिलिटी, आपका रेलवे फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चार चीज़ें, उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ठीक है, कम श्रमिक उत्पादकता, बिजली का ना होना, और साथ ही में आपकी अविकसित अवसंरचना जिसको हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं, किससे? चाइना से, ठीक है। हम बेशक उत्पादन कम कर रहे हैं बट अपनी घरेलू मांग की तो हम पूर्ति पर्याप्त तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम इतना तो इस्पात उत्पादन कर ही पा रहे हैं कि हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। यानी इंडिया के अंदर जितने इस्पात की ज़रूरत है उतना तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ऑल्दो हम दूसरी कंट्री में भेज नहीं पा रहे, जैसे चाइना भेजता है, चाइना बहुत बड़े लेवल पे दूसरी कंट्री में लोहा इस्पात भेजता है, बट हम नहीं भेज पाते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अपनी घरेलू डिमांड तो हम पूरी कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमों के प्रयत्न तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने उस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1991 में है ना, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं, ठीक है। आपने अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो ना इकोनॉमिक्स का तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको हिंदी में उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन को। तो गवर्नमेंट है ना उदार हो गई। उदार का मतलब क्या है? 1991 से पहले ना गवर्नमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाती थी कि जी ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, इस्पात उद्योग में यही कंपनियां होंगी और कोई कंपनी नहीं आ सकती, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह ये है। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी गवर्नमेंट। बट उसके बाद है ना गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिबरल हो गई, उदारी हो गई, यानी उन्होंने सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी, जिसकी वजह से नए नए आपके उद्योगपति आने लगे, ठीक है, आपके लोहा इस्पात उद्योग में, ठीक है। जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग आने लग गए, उन्होंने अपनी एक प्राइवेट फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया लोहा इस्पात उद्योग की वजह से। इसकी लोहा इस्पात उद्योग में, तो इसी की वजह से आपके लोहा इस्पात उद्योग का जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, तो आई होप आपको लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ चुका हो। आपको बस ये याद रखना है कि लोहा इस्पात उद्योग के बारे में आपको पैराग्राफ आ सकता है, लोहा इस्पात उद्योग या इस्पात उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये आ सकता है, और चुनौतियाँ हर उद्योग की याद रखनी है आपको, ओके। अब आपका आता है एक एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अब हमें एल्यूमिनियम तो पता है, अब ये प्रगलन क्या होता है? देखो, प्रगलन सिंपल होता है, किसी भी धातु को उसके अयस्क से निकालना। अयस्क मैं बताऊंगा क्या होता है, उसको उसके अयस्क से निकालना, इस प्रक्रिया में गलन व गर्म करना शामिल। अब इसका मतलब क्या? देखो, क्या आपको एनवायरनमेंट में डायरेक्टली
एल्यूमिनियम मिल जाता है? नहीं, आपको एल्यूमिनियम नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, आप ज़मीन के अंदर से है ना एक मिनरल निकालते हो जिसका नाम होता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट निकालते हो, रेड कलर का होता है, गहरे रेड कलर की चट्टान जैसा होता है ये। ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी आपको। तो 4 से 6 टन है ना बॉक्साइट हम ज़मीन से निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। और गर्म करना और साथ ही में उसको गलाना, इसी को ही कहते हैं प्रगलन। ठीक है, तो गर्म वगैरह करते हैं तो इससे क्या होता है, 2 टन हम निकालते हैं एल्यूमिना। ठीक है, तो ये क्या है, जो आपका बॉक्साइड है, बॉक्साइड के अंदर से निकलता है एल्यूमिना, और एल्यूमिना को फिर से गर्म करके और पिघलाकर बनता है एल्यूमिनियम। तो आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं अयस्क का मतलब क्या होता है। सिंपल है, अयस्क का मतलब होता है जिसके अंदर से आप धातु निकालो। ठीक है, आपने बॉक्साइड के अंदर से एल्यूमिनिया निकाला तो बॉक्साइड क्या हुआ, आपका एक अयस्क हो गया। ठीक है, और एल्यूमिनिया के अंदर से आपने एल्यूमिनियम निकाला तो एल्यूमिना भी क्या हो गया, अयस्क हो गया। ठीक है, तो यानी जिस भी चीज़ के अंदर से आप धातु निकालते हो उसी को हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, तो यानी अब आपको समझ आ गया ना कि एल्यूमिनियम प्रगलन क्यों कहते हैं। प्रगलन इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट से। ठीक है, बॉक्साइट मैं आपको बता चुका हूँ किस कलर का होता है। ठीक है, और 4 से 6 टन जो आपका बॉक्साइड है उसमें से 2 टन एल्यूमिनियम, और उसमें से फिर 2 टन एल्यूमिनियम से 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है। चलो जी, अब आपको बेसिकली प्रगलन का मतलब समझ आ चुका है, तो अब पढ़ते हैं हम एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में। ठीक है, भारत में यह उद्योग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ठीक है, अब आप बता सकते हो फर्स्ट नंबर पे कौन है। ऑब्वियस सी बात है, लोहा और इस्पात उद्योग, अभी अभी पढ़ा था उसके बारे में। यह है हल्का, एल्यूमिनियम जो है हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, यानी इस पे जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम पे, आपको पता ही है। ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है। और साथ ही में आपका ये लचीला होता है। ठीक है, और अन्य धातु के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। वैसे तो जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा सा लचीला वगैरह होता है, बट अगर आपको इसको दूसरे मेटल के साथ मिला दो ना तो ये कठोर भी बन सकता है। ठीक है, और आपको पता ही है हवाई जहाज़ बनाने में और बर्तन वगैरह बनाने में आपके एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है, हवाई जहाज़ बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया था, लोहे का क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, और आपको पता ही है हवाई जहाज़ जितना हल्का हो उतना अच्छा है। तो इसी वजह से आपका एल्यूमिनियम जो है वो हवाई जहाज़ वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओके जी, अब आते हैं हम इस उद्योग की स्थापना के 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता। मतलब जब भी आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, स्मेल्टिंग को मतलब प्रगलन ही कहते हैं, जब आप एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग लगा रहे हो ना किसी जगह पर, तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखते हो। पहली बात तो कि वहाँ पर क्या हो, नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो, यानी बिजली आपकी अच्छी खासी आती हो, पूरे दिन आती हो, 24 घंटे 24/7। ठीक है, और साथ ही में कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, और साथ ही में कच्चा माल है ना, जो आपका कच्चा माल क्या है, अब आप बताओ। बॉक्साइड आपका कच्चा माल है, कच्चा माल क्या हो वो आपको कम कीमत पे मिल जाए। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखते हो जब भी आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट या एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग लगाने की सोचते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी अभी हमने बात करी कि इस उद्योग की स्थापना में 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। क्या ये 2 महत्वपूर्ण आवश्यकता कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी हो पा रही है, मतलब एल्यूमिनियम आपके प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ पर है इंडिया के अंदर। तो मैं आपको बता दूँ, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर या उड़ीसा के अंदर ज़्यादातर हमारे एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र हैं। ठीक है, नालको और बाल्को। ठीक है, ये मैं संयंत्र के नाम बता रहा हूँ, आप मेरे को इसकी फुल फॉर्म बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लो। ये आपको है ना फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम के अंदर, नालको और बाल्को, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, याद रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ जाएगी दिक्कत ना हो जाए फिर आपको। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्रगलन आपके जो है ना संयंत्र, वो उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के राज्यों में स्थित है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं रसायन उद्योग के बारे में। तो रसायन उद्योग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी तेज़ी से फैल रहा है। हमारी आज भारत की जीडीपी में जो 3% शेयर है वो रसायन उद्योग का ही है। साथ में यह उद्योग एशिया का 3रा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, और पूरे विश्व के स्तर पे है ना 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, यानी हमारे एशिया के अंदर, एशिया पता है ना महाद्वीप है, भारत एशिया के अंदर है। तो जो एशिया के अंदर ये जो आपका केमिकल इंडस्ट्री है या रसायन उद्योग है 3rd नंबर पे आता है, पूरे विश्व में 12वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसमें छोटे बड़े दोनों ही प्रकार के विनिर्माण उद्योग शामिल है, यानी दोनों ही प्रकार के उद्योग हैं। छोटे उद्योग भी होते हैं केमिकल इंडस्ट्री के, और बड़े उद्योग भी होते हैं। अब जो आपके रसायन उद्योग है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, और यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि आपके रसायन उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक रसायन उद्योग और एक होते हैं अकार्बनिक रासायनिक उद्योग।
ठीक है, बड़ा सिंपल है। कार्बनिक, ये वर्ड आपने सुना है? अच्छा, फॉसल फ्यूल ये सुना होगा आपने, थोड़ा साइंस वगैरह आपने, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की है ना एसएसटी हिंदी में होती है बट साइंस इंग्लिश में होती है, तो आपको ये पता होगा। देखो सिंपल सीधी बात है, वो आपका रसायन उद्योग यानी वो केमिकल इंडस्ट्री जो आपका पेट्रो रसायन का प्रयोग करे, ठीक है, यानी कि आपके फॉसिल फ्यूल वगैरह के जो डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं उनका प्रयोग करे, तो उनको हम कार्बनिक रासायनिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, वह उद्योग जिनमें पेट्रो रसायन शामिल हो या उनका प्रयोग होता हो उनको हम कार्बनिक रासायनिक उद्योग कहते हैं। और वह उद्योग जिनमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह, यानी कि वो आपके केमिकल जो आप नेचर से नहीं लेते, जो कि आप बनाते हो लैब में। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें डायरेक्टली नेचर में नहीं मिलता, हमें बनाना पड़ता है लैब वगैरह के अंदर, तो वो होते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रासायनिक आपके उद्योग क्या होते हैं? वह उद्योग जो पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, तो उसको हम कार्बनिक रासायनिक उद्योग कहते हैं। और अकार्बनिक रासायनिक उद्योग वो होते हैं जिनमें उपयोग होने वाले रसायनों को हम लैब में बनाते हैं। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृषिम, वस्त्र, साथ में प्लास्टिक और रंजक पदार्थ यानी कलर करने के लिए जो पदार्थ है, दवाइयाँ, औषधियाँ, रसायन बनाने के प्रयोग में किया जाता है। तो ये आपके कार्बनिक रसायन हो गए। ठीक है, साथ में अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल ही दे रखे हैं। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें, कृषिम वस्त्र हो गया, गोंद, आपका रंग रोगन, साथ में डाई वगैरह आदि का निर्माण में प्रयुक्त होता है। और साथ में एक और आपका केमिकल है जो कि यूज़ होता है अकार्बनिक रसायन में, जो भी लैब में बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्षार, सोडा, ठीक है, कैस्टिक सोडा आदि ये शामिल है। ओके, रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक इंडस्ट्री का केमिकल दूसरी इंडस्ट्री में, जैसे दो केमिकल इंडस्ट्री है, तो एक केमिकल इंडस्ट्री कोई केमिकल बना रही है तो वो दूसरी इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, तो ये खुद के ही उपभोक्ता है। यानी एक केमिकल इंडस्ट्री दूसरी केमिकल इंडस्ट्री से ही उनके प्रोडक्ट खरीदती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये आपको आ सकता है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो अपने ही आपका एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, यह है उद्योग पूरे ही देश में फैला हुआ है, पूरे देश में ये उद्योग फैला हुआ है। अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग की, फर्टिलाइज़र उद्योग। इसके बारे में है ना, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी सैम्पल पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा उद्योग है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, हरित क्रांति के टाइम सबसे ज़्यादा फैला था? तो वो है आपका उर्वरक उद्योग। क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति में क्या हुआ था, ज़्यादातर खेतीबाड़ी पे ध्यान दिया गया था और खेती को बढ़ावा दिया गया था, कृषि को बढ़ावा दिया गया था। उसके लिए अलग अलग उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा रहा था। ठीक है, इसी वजह से पूरे भारत में उर्वरक उद्योग फैला। कब? हरित क्रांति के समय में। ओके, अब है ना, जो आपके उर्वरक होते हैं ना, वो 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली आपके एक तो होते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक जिसको यूरिया कहते हैं, फॉस्फोटिक उर्वरक, और आपके अमोनिया, फॉस्फेट, और साथ में एक मिश्रित उर्वरक भी होते हैं, मतलब सारे मिक्स करके जो उर्वरक बनाए जाते हैं। अब है ना, उर्वरक उद्योग में 3 चीज़ें आपकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? एक तो नाइट्रोजन, एक फॉस्फेट और एक है पोटाश। इन तीनों की बिना आप अच्छा उर्वरक नहीं बना सकते, अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते। ठीक है, और जो जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाए वहीं पर आप फैक्ट्री लगाते हो। तो देखो यही लिखा है कि उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है, यानी ज़्यादातर जो आपकी इंडस्ट्री है ना, वो आपकी जो उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो आसपास ही लगाई जाती है जहाँ पर आपका ये 3 चीज़ें का उत्पादन यानी नाइट्रोजन वगैरह, फॉस्फेट और आपके पोटाश वगैरह मिले। बट पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पोटाश है ना, जो अभी मैंने बोला पोटाश की भी ज़रूरत होती है। पोटाश हमें दूसरे देश से आयात करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास भारत में इसका जो भंडार है वो उपलब्ध नहीं है। जो पोटाश है ना, हमें दूसरी कंट्री से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो पोटाश ऐसा नहीं है कि हर फर्टिलाइज़र में पोटाश की ज़रूरत होती है। जैसे जो अभी मैंने बताया नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं, यूरिया वगैरह में पोटाश की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं ना, तो हम 3rd नंबर पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक का वो भारत ही है, वो हम ही है। ठीक है, हरित क्रांति का मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल, ये जो 5 राज्य है ना, ऑलमोस्ट 50% फर्टिलाइज़र का उत्पादन ये 5 राज्य ही करते हैं। और भी कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली वगैरह में भी आपका जो फर्टिलाइज़र उर्वरक जिसे हम कहते हैं वो उत्पादन किए जाते हैं।
ओके जी, अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। ठीक है, अब आपको पता ही है कि सीमेंट किस किस कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है, घर बनाने में, कारखाने बनाने में, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बनाने में सीमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, और इस उद्योग में जो कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, इन सब की आवश्यकता होती है। याद रखना, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है। अब आप बता सकते हो कि इस ज़्यादातर है ना, ये जो फैक्ट्री है ना सीमेंट उद्योग की, वो आपकी गुजरात में लगी हुई है। वैसे और भी कुछ राज्य में है, बट ज़्यादातर आपकी गुजरात में है। आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि आपका गुजरात के अंदर पोर्ट पड़ता है। पोर्ट यानी बंदरगाह है। आप है ना दूसरी कंट्री में, मैं आपको बता दूं, हम है ना दूसरी कंट्री में भी भेजते हैं सीमेंट को। ठीक है, जैसे जो आपकी गल्फ़ कंट्री हो गई, खाड़ी की कंट्री हो गई, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना सीमेंट वगैरह निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है वो गुजरात में है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, पहला सीमेंट उद्योग है ना चेन्नई में लगाया गया था। ठीक है, 1904 में। आपको याद है ना वो कपड़ा वस्त्र उद्योग जो पहला लगाया गया था, जो मील लगाई गई थी कपड़े वस्त्र उद्योग की, वो कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में 1854 के अंदर, और 1855 में रिसरा में लगाई गई थी पटसन उद्योग। ऐसे आपको सबका फर्स्ट याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो सीमेंट उद्योग था वो आपका चेन्नई में 1904 में लगाया गया था। ओके जी, यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति कर रहा है या प्रगति पर है। इसका मतलब है कि हम अच्छा खासा उत्पादन भी कर रहे हैं सीमेंट का, और दूसरी कंट्री में भी हम अच्छी क्वांटिटी में भेज पा रहे हैं। ठीक है, इस उद्योग को बनाए रखने के लिए घरेलू मांग को बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर हमें चाहिए कि हमारा सीमेंट उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह बनाना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप रोड वगैरह बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट वगैरह की यूज़ पड़ेगी। या घर वगैरह बनाओगे, ठीक है, रोड बनाने में तो नहीं, बट कारखाने बनाने में, घर बनाने में, पुल बनाने में, सड़कें बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में, जब आप ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट जो की ज़रूरत होगी, और सीमेंट की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन भी होगा फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट आपके खनिज आधारित उद्योग की, दैट इज़ मोटर गाड़ी उद्योग, यानी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आपको पता ही है कि मोटर गाड़ी क्या होती है। ठीक है, यात्रियों के परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपका मोटर गाड़ियों का प्रयोग होता है। जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल और भी सारी की सारी चीज़ें आती है। उदारीकरण के पश्चात आपको बताया ना मैंने, अभी 1991 में उदारीकरण की पॉलिसी लेकर आई थी गवर्नमेंट, तो उन्होंने लिमिटेशन वगैरह, जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, वो हटा दी थी। उसके बाद क्या हुआ? नए और आधुनिक मॉडल के वाहन तथा बाजार की मांग बढ़ी। अगर आप अपने कभी दादा दादी से पूछो ना कि आपने कितने कार ब्रांड का नाम सुना है, तो वो ज़्यादा के नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 1991 से पहले वो ज़्यादा के नाम नहीं बता पाएंगे, बट आज बहुत सारे हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि उस टाइम क्या था कि रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, बट 1991 में जब गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी ना, तो बहुत सारी कार मैन्युफैक्चर की जो कंपनियां थी ना, वो इंडिया के अंदर आ गई। जैसे आज आप देखते हो रिनॉल्ट डस्टर, ये डस्टर, वो डस्टर, ठीक है, ये किया वगैरह, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार है, ये उस टाइम इंडिया में नहीं होती थी, बट आज है। क्यों? क्योंकि उस टाइम है ना गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी थी, आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, फिर गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी थी। ठीक है, और इसी की वजह से आधुनिक मॉडल के वाहन भी बाज़ार में उनकी भी मांग बढ़ने लगी, जिससे कार, 2 पहिया, 3 पहिया वाहन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो आपके गाड़ी, मोटर गाड़ी उद्योग है ना, वो हमारे यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास ही स्थित मिलते हैं हमें। ओके जी, सो लास्ट पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? जिनका कच्चा माल, ठीक है, जिन उद्योगों का कच्चा माल खेतों से आता है उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और उसके बाद हमने खनिज आधारित उद्योग देखा था कि जिन उद्योगों का कच्चा माल खेतों से नहीं आता, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, या अलग अलग एनवायरनमेंट से लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग वर्ड है। सूचना प्रौद्योगिकी होता है आईटी सेक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अलग चीज़ होती है। ठीक है, जो आपके टेलीविज़न वगैरह होते हैं ना, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर वगैरह, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से ही बने हुए होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है।
ठीक है। तो आते हैं हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग में उपयोगी अनेक अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। आपको पता ही है, टेलीफोन, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। ठीक है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है आपको कि ऐसा कौन सा एरिया है हमारे भारत का जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी माना जाता है, वो है बेंगलुरु। ठीक है, कुछ अलग अलग राज्य भी हैं जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हो। ठीक है, और बेंगलोर हमारा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ठीक है, अब आते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी पे, आईटी सेक्टर पे। इसको बताने से पहले ना मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप है ना रोड पे जाओगे ना कभी भी, तो आप किसी भी 4 बंदों में से पूछोगे ना कि भैया आप क्या काम करते हो, तो आज के टाइम में 4 में से पक्का एक तो बोलेगा जी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि बहुत सारे लोग आज आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो। आपको पता है, अगर अमेरिका में या कनाडा में आप हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, आपको उस प्रोडक्ट से कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, आपने कस्टमर केयर पे कॉल मिलाया, तो वो कस्टमर केयर का कॉल आपको पता है कनाडा में नहीं, इंडिया में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो, वहाँ पर है ना जो कंपनी होती है ना, उनको कस्टमर केयर सर्विस तो देनी होती है, कॉल सेंटर तो खोलना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपना खुद का कॉल सेंटर कनाडा में खोलेंगे ना, तो वहाँ पर जो लेबर काम करेंगे या जो भी वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं कनाडा में। तो आपको पता है अलग पाउंड वगैरह जो भी करेंसी चलती है, बट इसलिए वो क्या करते हैं, इंडिया में अपनी सर्विसेज दे देते हैं। वो बोलते हैं कि ना आप हमारे जो कस्टमर है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, उसके बदले में जो भी पैसे आप ले लो। ऑब्वियस सी बात है, जो कनाडा में पैसे बनते हैं उससे तो कम ही पैसे लेंगे हम, है ना। तो ऐसे करके हमें जॉब मिल जाती है। ठीक है, हमें पैसे मिल जाते हैं और उनको उनकी कस्टमर केयर सर्विस मिल जाती है। तो ये होता है सूचना प्रौद्योगिकी, और इसी को ही कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से सूचना का आदान प्रदान, तो हम वो कस्टमर केयर सर्विस में सूचना का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा, बस यही बता रखा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो बहुत फल फूल रहा है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान कर रहा है। आपको पता ही है, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। ठीक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। हमारे भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है, बट भारत में भी हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और आईटी सेक्टर, आज देखो सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं आईटी। ठीक है, तो इसलिए आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। ठीक है, इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व पुणे में है। ज़्यादातर ये जो हमारे उद्योग है ना आईटी सेक्टर के, है ना, वो आपको यही मिलते हैं। सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, इस चैप्टर की मैं मैप की वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। ठीक है, कर दी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि भूगोल में से एक चैप्टर नंबर 6 और एक ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप उसी में से आएंगे। चैप्टर नंबर 6 नहीं, सॉरी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और एक ये वाला चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से मैप बहुत ज़्यादा चांसेस है। कृषि वाले चैप्टर में से आते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं आते, तो ये चीज़ याद रखना। और आपको पता ही है कि बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। सिलिकॉन वैली आपको पता है ना, जहाँ पर वो फेसबुक का हेडक्वार्टर है, तो बहुत सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली वहाँ पर, अमेरिका वगैरह में। बट इंडिया के अंदर भी माना जाता है कि बेंगलुरु एक हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। ठीक है, पिछले 2-3 साल में इस उद्योग में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है, यानी बहुत फॉरेन रिटर्न आया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आया हमारे पास इस आईटी सेक्टर की वजह से। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ क्या लगने लगे हैं, कह सकते हैं कॉल सेंटर वगैरह लगने लगे हैं, और बहुत सारी इनकम आ रही है बाहर से, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं बीपीओज़ की। बीपीओज़ इसका एग्जांपल है बिजनेस आउटसोर्सिंग, ये कॉल सेंटर को बीपीओज़ ही बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा लेमन टर्म्स में उसको हम बोल देते हैं कॉल सेंटर वगैरह, बट एक्चुअल में उसको बीपीओज़ कहा जाता है, बिजनेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो बिजनेस को आप आउटसोर्स कर रहे हो ना, दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हो, तो इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, हिंदी में ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंग्लिश में बिजनेस आउटसोर्सिंग याद कर लेना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस
चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। ठीक है, देखो हमारे यहाँ ना बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, तो उद्योग लग रहे हैं एक अच्छी बात भी है, बट इससे नुकसान भी हो रहा है। किसका? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इससे बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, और साथ में हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन यानी जो गर्म पानी डाल दिया जाता है ना नदियों के अंदर, उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं रीड करता हूँ। यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, आपको पता ही है उद्योग हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर रहे हैं, परंतु साथ ही में इस चीज़ को भी नहीं नकारा जा सकता कि उद्योग से प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक है, पहला तो वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कैसे? एयर पॉल्यूशन आपको पता ही है। ठीक है, अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और ये वायु प्रदूषण मेनली किस वजह से होता है? रसायन व कागज उद्योग से, ईंटों के भट्टे, पता है ना कितना धुआं निकलता है ईंटों के भट्टे से, तेल शोधन शालाएँ, ठीक है, प्रगलन उद्योग स्मेल्टिंग, याद आ रहा है ना, अभी पढ़ाया था हमने, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, है ना। जीवाश्म ईंधन दहन, मतलब जो जीवाश्म होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल यानी कोयले वगैरह को जलाया जाता है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण वगैरह होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, मतलब है ना, हमारे ऐसे नहीं, भारत की गवर्नमेंट ने कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं, बट उनको इग्नोर करके वो कितना भी धुआं प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। आपको पता ही है जो एयर पॉल्यूशन है वो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो और ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, और तो जो बच्चे दिल्ली से नहीं रहते ना दिल्ली में, तो वो ये इस बात से एग्री नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट बहुत बुरी हालत हो जाती है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं हम जल प्रदूषण की। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में देखो, जल प्रदूषण क्यों होता है? उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। सबसे पहले कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ सुन लो आप। ये शायद मैंने जब आपको ना कार्बनिक और अकार्बनिक जब मैंने आपको केमिकल बताए थे ना, तो वही है आपका। कार्बनिक केमिकल वो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो कोल वगैरह हो गया आपका, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ये कार्बनिक आपके अपशिष्ट होते हैं। और अकार्बनिक यानी जो जैसे जो लैब में बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड वो एसिड, तो ये सारे के सारे जब इनको आप नदियों में डालते हो ना, तो उसी से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अब जल प्रदूषण के मुख्य कारण, जल प्रदूषण जो होता है वो किन किन उद्योग के कारण होता है? कागज उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग और चमड़ा उद्योग आदि की वजह से हमारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा ये हमारी जो यमुना नदी है, साथ में सारे के सारे वो लगे हुए हैं, उद्योग लगे हुए हैं। आप सारा का सारा कूड़ा है ना अपना नदियों में डालते हैं, यमुना नदी में डालते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे तापीय प्रदूषण और जल प्रदूषण में कंफ्यूज जाते हैं। दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जब आप नदी में कचरा डाल देते हो अपना, मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जब नदी के अंदर जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब तापीय प्रदूषण सुनो, जब है ना कारखानों के अंदर क्या होता है कि मान लो थर्मल पावर प्लांट है यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर गरम गरम पानी, अब गरम गरम ऐसे कूड़ा निकल रहा है और वो डायरेक्टली हम नदियों में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे प्रदूषण तो होता ही होता है, बट साथ में इतना गर्म पानी होता है कि वहाँ पर जो नदियों के अंदर जो भी मछलियाँ वगैरह होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीवन होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित होता है। ठीक है, उसी टाइम जानवर वगैरह जो मछलियाँ वगैरह होती है उसी टाइम मर जाती है। तो इसलिए तापीय प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण तो दोनों से ही हो रहा है, तापीय प्रदूषण भी से भी हो रहा है और जल प्रदूषण से भी हो रहा है, क्योंकि दोनों डाल तो कचरा नदी में ही रहे हैं, पर तापीय प्रदूषण से बिल्कुल उसी टाइम जानवर मर जाते हैं, इसलिए तापीय प्रदूषण थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, मैं बता दूंगा, नहीं तो बच्चे भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चे है ना क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, चलो, जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, इससे जलीय जीवन को हानि होती है। आपको पता ही है हानि होती है, हानि की मात्रा ये कर लेना, हानि आपको पता ही है ना, मतलब बहुत सारे जलीय जीवन यानी मछलियाँ वगैरह मरती है।
ठीक है। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट है जो कि तापीय प्रदूषण करते हैं, जैसे पर्यावरण ऊर्जा संयंत्र, जो आप पर्यावरण नहीं सॉरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही गर्म गर्म पानी होता है उसके अंदर, ठीक है, कि अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल तथा प्रसव होगा, ये प्रसव जैसी बीमारियां होती है, ठीक है। ये स लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, फ़ोटो खींची थी तो इसलिए। तो हमें क्या समझ आया कि परमाणु जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें से जो कूड़ा वगैरह निकलता है, ठीक है, और वो जो नदियों के अंदर जाता है उससे कैंसर वगैरह की बीमारियां भी होती है। जन्मजात विकार का मतलब होता है जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और साथ में अकाल जैसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रसव, ऐसी बीमारियां भी हो जाती है जब आप गरम गरम पानी न्यूक्लियर पावर प्लांट का नदियों में डालते हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। देखो सिंपल सीधी बात है, जब जल प्रदूषण होगा तो जल जो है फार्मर यूज़ करते हैं, हमारे किसान यूज़ करते हैं कृषि के लिए, तो वो नदियों का पानी जब अपने खेतों में डालेंगे तो वो जब पानी मिट्टी में जाएगा तो वो मिट्टी को भी प्रदूषित कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा और जो मिट्टी है उसमें कुछ उग नहीं पाएगा। तो इसलिए जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको कहते हैं, ठीक है। शहरों में तो बड़ी खतरनाक चीज़ है नॉइज़ पोल्यूशन। एक बार आप खड़े हो जाओ दिल्ली के किसी भी रोड पे, बस शांति तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से अस्थायी रूप से सुनने में परेशानी, मतलब ध्वनि प्रदूषण किससे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अस्थायी रूप से सुनने की परेशानी होती है, गुस्सा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारी अन्य बीमारी, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, उद्योग की मशीनों से निकलने वाला शोर, लकड़ी चीरने के कारखानों तथा विद्युत ड्रिल से भी अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ये उत्पन्न करते हैं वो जो भी उद्योग वाले होते हैं। तो हमने देख लिया कि यार हमारे ना जो भी विनिर्माण उद्योग है उनसे ना बहुत सारे प्रदूषण भी हो रहे हैं, वायु प्रदूषण देखा, जल प्रदूषण देखा, तापीय प्रदूषण देखा, ध्वनि प्रदूषण देखा। इसको क्या रोका जा सकता है, ठीक है, और रोका जा सकता है तो अलग अलग हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण को, तापीय प्रदूषण को और ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। वही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, ठीक है, कि पर्यावरण जो हमारा निम्नीकरण हो रहा है यानी डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। शायद साइंस में अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा ये, ठीक है। कारखानों द्वारा निष्कासित, अब पहले तो थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है कि क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है, मतलब 1 लीटर गंदे पानी से 8 लीटर साफ पानी दूषित होता है, ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव है। तो ये सारी चीज़ें करके हम वाटर पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, पहली बात तो विभिन्न क्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, कम से कम पानी का उपयोग करें। फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कम से कम पानी का उपयोग करें, तथा जल को 2 या अधिक बार पुनः उपयोग करना, मतलब बार बार पानी का उपयोग करें। ऐसा ही नहीं कि आप साफ़ पानी लेके हमेशा उसको साफ़ पानी ले के यूज़ कर रहे हो, आपको पानी को रीयूज़ भी करना चाहिए, ठीक है, दोबारा यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकल भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करो, मतलब ऐसा ना हो कि बार बार आप नदियों का पानी यूज़ करो, अगर हो सकता है तो पानी को हार्वेस्ट करो, यानी जो बारिश का पानी है उसको सेव करो और फिर उसको यूज़ करो, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि ये तीसरा पॉइंट आपका तापीय प्रदूषण से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित यानी करने से पहले उनका शोधन करना, मतलब ठंडा करना उनको। नदियों में कूड़ा वगैरह, गर्म कूड़ा या गर्म पानी जब आप डालते हो, गर्म अपशिष्ट पदार्थ डालते हो, तो उसको डालने से पहले ठंडा कर लेना। ये 3 चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमने एक बात बोली थी कि अपशिष्ट पदार्थों को शोधन करना यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको अलग करना। अब हम नदियों में जो कूड़ा कचरा है उसको अलग कैसे कर सकते हैं, नदियों मतलब जो आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा है, ठीक है, उसको आप शोधन कैसे कर सकते हो, उसके अंदर से थोड़ी सफाई कैसे कर सकते हो उस कूड़े के अंदर से, मतलब जो आप गंदा पानी डाल रहे हो नदियों के अंदर, तो उसको आप साफ़ कैसे कर सकते हो थोड़ा बहुत, उसके बारे में बता रखा है। तो उसकी 3 प्रोसेस है, या मैं कहूँ 3 पॉइंट है,
ठीक है। तो पहले तो आई होप ही आपको समझ आ गया हो कि 3 सुझाव कौन कौन से थे कि न्यूनतम जल का उपयोग करो, ठीक है, बार बार पुनः उपयोग करो, बारिश के जल का यूज़ करो, और साथ ही में तालाबों और नदियों में आपका जो अपशिष्ट पदार्थ डालने से पहले उसका शोधन करो, ठीक है। और उसके 3 आपको प्रोसेस दे रखे हैं कि आप वो कैसे कर सकते हो। औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन 3 चरणों में किए जा सकते हैं। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ मशीनों वगैरह का यूज़ कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, थोड़ा जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इनमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, अनेक छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है, और ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। इसका मतलब है पहला जो पॉइंट है हमारा कि हम औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसका मतलब है कि कुछ मशीनों का यूज़ करके जो हमारे जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है ना, उसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं उसको छोटा छोटा करके या उसको अलग करके मशीनों के द्वारा हम ये कर सकते हैं, जिससे कूड़ा थोड़ा सा बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो निकल जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने न्यूज़ सुनी थी कि गंगा को साफ़ करने के लिए ना कछुओं को ट्रेन किया जा रहा है। कचरों को नहीं, कछुए बोला मैंने, टॉर्टोइस, ठीक है, टॉर्टोइस को ट्रेन किया जा रहा है। तो टॉर्टोइस को ट्रेन करने से क्या होता है, वो जो कछुए वगैरह होते हैं वो नदी के अंदर जो कचरा होता है ना उसको साइड में लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। आपने जापान में भी देखा होगा, नालियों के अंदर मछलियाँ होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो जैविक प्रक्रियाओं से ही हम क्या कर सकते हैं, कूड़े कचरे को अलग कर सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट को अलग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, ठीक है। एग्जाम में लिख कर नहीं आना, पहली बात तो एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछेंगे नहीं, आप बस इतना लिख कर आना कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन भी किया जा सकता है, जिससे अपशिष्टों को, जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका शोधन किया जा सके, ठीक है। पहला है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, मशीनों की मदद से, और दूसरा है आपका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जैविक, रासायनिक, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसका मतलब है कि चाहे आप जैविक यूज़ करो, बायोलॉजिकल, मतलब वो जो मछली वाला मैंने बताया, कछुए वाला बताया, रासायनिक यानी कोई भी केमिकल डाल के पानी के अंदर, चाहे भौतिक यानी कोई भी मशीनों वगैरह का उपयोग करके, कैसे भी करके आप जल प्रदूषण को रोको, ठीक है। उस नदी के में जो अपशिष्ट डाल रहे हो उसको कम से कम करो। ये सारी की सारी ये 3 स्टेप है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नदियों में डाला गया जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उसको हम शोधन कर सकते हैं, उसको थोड़ा साफ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम हो वहाँ उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। इसका मतलब है, ये भी लिखा हुआ है कि ना, जिस एरिया के अंदर मान लो ज़मीन का स्तर, जो ग्राउंड वाटर है ना, वो बहुत नीचे हो, तो वहाँ पर है ना उद्योग को बोलना चाहिए कि आप ज़्यादा कूड़ा मत डालो, ठीक है, ज़्यादा कूड़ा मत करो, और अगर ऐसा वो करता है तो उस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। समझ आया ना आपको। ग्राउंड वाटर पता है ना आपको, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है, वो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है कि जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम हो वहाँ उद्योग द्वारा इसके निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मना कर देना चाहिए उद्योगों को कि आप ऐसे कूड़ा, मतलब ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के उसको दूषित नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें मना कर देनी चाहिए। तो आई होप आपको वाटर पॉल्यूशन और जो तापीय प्रदूषण है उनको रोकने के उपाय मिल गए हो। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। सिंपल सीधी बात है, वायु प्रदूषण को रोकने के ना पहला जो उपाय है वो तो ये है कि कारखानों में कोयले की जगह गैस और तेल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखो, जो कोयला है वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, तो आप उसकी जगह गैस का और तेल का उपयोग कर सकते हो, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। और दूसरा तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर से दिख रही होगी आपको कुछ, ठीक है, पिक्चर दिखाऊंगा मैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो आप अपनी चिमनियों पे। इससे क्या होगा कि ना, उस चिमनी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो बड़े बड़े पर्टिकुलेट्स होंगे ना, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे हवा के, जो पॉल्यूटेंट्स के, वो क्या होंगे, बिजली के झटकों की वजह से वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, चिमनी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये जो उपकरण आपको दिख रहा होगा। दूसरा है कपड़ा फिल्टर जिसे हम कहते हैं फैब्रिक फिल्टर। इसका मतलब क्या है, चिमनी में कपड़ा लगा दो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े वही पार्टिकल्स हैं ना, धुएं के पार्टिकल्स हैं, ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो उन कपड़ों में अटक जाएंगे और जो क्लीन गैस होगी वही बाहर निकलेगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है स्क्रबर और एक इनर्शिया सेपरेटर भी था, ठीक है। इनर्शिया सेपरेटर, अब फिजिक्स से आपको मेरे से अच्छी पता होगी कि ना, आप बहुत तेज़ी से रफ्तार से है ना, जो आपकी गैस है, जो आपकी डर्टी गैस है, उसको डालते हो उस चिमनी के अंदर और बहुत तेज़ी से घुमाते हो, तो उसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से जो भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना उस गैस के अंदर, वो नीचे गिर जाते हैं,
ठीक है, जो भी बड़े बड़े अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम करके क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ऊंची चिमनियों में जो भी मैंने इक्विपमेंट बोले वो लगाकर, और दूसरा है कोयले की जगह आप गैस और तेल का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। देखो, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है उसमें साइलेंसर लगा सकते हो कि वो ज़्यादा शोर ना करे, और साथ ही में अपने लिए भी क्या कर सकते हो, शोर नियंत्रण उपकरण भी पहन सकते हो। मतलब आपको पता है ना, वो कान में पहनते हैं वो जो हेडफोन तो अलग हो गया, मतलब कान में पहना जाता है कि शोर ना सुनाई दे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया। अब एक छोटा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत ग्रह NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बिजली बनाने का काम करती है। अब ये आपकी बुक में क्यों दे रखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने उपाय बताए थे ना, ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कर रही है, प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ स्टेप ले रही है। क्या क्या स्टेप ले रही है वो मैं आपको बताऊँगा, बट पहले मैं बता दूँ, इसको पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी EMS की तरफ से एक ISO प्रमाण पत्र मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब पर्यावरण को बचाने की कोशिश करी है। इन्होंने ना 5 चीज़ें करी है। ठीक है, अब है ना, आपको देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएगा कि NTPC द्वारा दिखाए गए मार्गों को बताइए। आपको क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, ये बताइए कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक उद्योग कम से कम प्रदूषण करने के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पढ़ा सब होता है। मैं आपको बता दूं, 10th में ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया वो आपने पढ़ा ना हो। चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा आपने। बहुत कम बच्चे होते हैं जो छोड़ के जाते हैं, सब पढ़ के जाते हैं। बट दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन समझ नहीं आता कि यार क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, इसका आंसर कैसे करें। उनको लगता है वैल्यू बेस है, बट ये वैल्यू बेस क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आ जाए तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपको जो NTPC कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण को सेव करने के लिए पहली बात तो है कि आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, यानी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। अब आपको पता है जितनी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे आप, उतना कम प्रदूषण होता है। जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उतना ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन। इसका मतलब है कि क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली राख में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कूड़ा वगैरह निकल रहा है, क्योंकि राख जो होती है वो कम बनती है, कूड़ा थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो उसको राख का इस्तेमाल करके अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन कर रहे हैं कि कम से कम कूड़ा कचरा बने। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट आई होप दोबारा से बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये लिखा है कि राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन, कि कम से कम आपके कूड़े का उत्पादन हो, ज़्यादा कूड़ा ना निकले उद्योगों से, इस बात का ध्यान रखती है वो। थर्ड पॉइंट है कि जो आपकी परिस्थितियाँ, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास, जैसे कि पिक्चर दिख रही होगी आपको, देखो फैक्ट्री के आसपास इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। तो वो ये कि वृक्षारोपण करके, मतलब पेड़ वगैरह लगा के, अफॉरेस्टेशन करके अपने आसपास ये प्रदूषण को कम कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनःचक्रण तथा ऐश पॉन्ड, जिसे कहते हैं ऐश पॉन्ड यूटिलाइजेशन या प्रबंधन मैनेजमेंट, इससे कम कर रहे हैं। मतलब नदियों के अंदर, आपके फैक्ट्री के अंदर से जो भी लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, या गैस का मतलब जो भी ऐश वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जो भी पानी निकल रहा है उसको रिसाइकल करके, ठीक है, उसमें से कूड़ा कचरा अलग करके तभी उसको नदियों में घेरा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी NTPC कर रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या करती है कि मॉनिटरिंग भी करती है। ठीक है, और मॉनिटरिंग क्यों करती है, कि ये देखने के लिए कि यार इस बार हमने कितना कूड़ा किया है। ठीक है, इस बार हमने ज़्यादा तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुँचाया, अगर ज़्यादा पहुँचाया तो अगली बार वो और ट्राई करते हैं कि कम से कम हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारी NTPC कर रहा है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, पहली बात है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, दूसरा बात है कि आपका कम से कम न्यूनतम उत्पादन करके कूड़े कचरे का, तीसरा पॉइंट है कि पेड़ लगाकर, चौथा पॉइंट है कि जो भी तरल अपशिष्ट निकल रहा है, इन सारी की सारी ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें देखना जिससे कम प्रदूषण हो रहा है, और मॉनिटर करना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, दूसरों को भी बताना इस चैनल के बारे में। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार। ठीक है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत है। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच दोबारा से। ओके, और मैंने देखा है बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। हमारा जो सब्सक्रिप्शन परसेंटेज है ना वो थोड़ा कम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, दूसरों को भी बोला करो कि वो सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा होगा, नहीं तो अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। और साथ ही में यार मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा उसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है, बच्चे उसको सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप कैसे कर सकते हो। आपको पता है थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लाइफ में, तो वो ना आए, बार बार पेरेंट्स से मांगना ना पड़े, क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हैं ना हम, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से मांगने में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, जिससे मैं पहली वीडियो डालूं, जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो सारी की सारी। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स के लिए मैं बता चुका हूँ, और आप चाहो तो मेरे को फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, या मैं कहूँ लास्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।